डेटिव बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये बनता कैसे है? दो चार्ज रखे हुए हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, इनका वैल्यू इनटू इनके बीच की डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? आयोनिक साइज कैसे कैसे वेरी करते हैं, किसी आयन का साइज अगर वो मेटेलिक है तो वो नॉन मेटेलिक है तो साइज वेरी कैसे करता है, ये आपको बेसिकली समझाएगी कि जो बॉन्ड बनते हैं आपस में वो कैसे बनते हैं। मॉलिक्यूल के अंदर जब हम बॉन्ड बनाने का सोचते हैं तो क्या वो ऐसे बन जाता है क्या? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में पहले तो थोड़ा सा डिले हुआ, उसके लिए आप लोग थोड़ा सा एक्सेप्ट कीजिए उसको, मतलब एक्सेप्शन रखिए उसका। आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बिफोर हम स्टार्ट करें, आई होप आपने अब तक के लेक्चर्स ढंग से देखे होंगे, उनके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए होंगे। और आज हम थोड़ा सा और कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात करेंगे या फिर हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे कि किस तरीके से ये कंपाउंड्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। हम लोग इनके स्ट्रक्चर्स बना के देखेंगे। देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड्स या कोवेलेंट कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स बना के देखना और उसकी बनाते हुए प्रैक्टिस करना, दोनों में डिफरेंस है। एक बार आप बना के देख लेंगे तो हो सकता है कि आपको वो स्ट्रक्चर याद ना रहे। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब हम लोग हाइपरवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं या फिर हाइपोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं तो उनमें स्ट्रक्चर्स में मिस्टेक हो सकती है, इसीलिए बार बार इनकी प्रैक्टिस करते हुए रखनी है हमको। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से हम लोग कुछ कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। हम N1, N2, N3, N4 निकालेंगे, उनकी वजह से हमको मिलेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स और नंबर ऑफ लोन पेयर्स। और सेंट्रल एटम कैसे पता लगाना है वो भी हम लोगों ने चेक किया था। याद रखिए दिमाग में, हाइड्रोजन और फ्लोरीन को कभी भी सेंट्रल एटम ना बनाए। सेंट्रल एटम किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में वो ही बनेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी कम है या फिर वो ज्यादा वैलेंसी रखता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग क्लास में क्या करने वाले हैं? आज हम लोग पहले तो पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, पहले क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि इनके स्ट्रक्चर्स एक्चुअली में रहते कैसे हैं। तो पहला पॉइंट क्या बन जाएगा हमारा? प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? सेकंड हम लोग पढ़ेंगे फाहियान्स रूल। ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आपको रियली में फील करवाएगा कि कंपाउंड कैसा है, आयोनिक है, कोवेलेंट है। मैंने आपको समझाया था, पहले भी कहा था कि AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड कैसा कंपाउंड है? कोवेलेंट कंपाउंड है। उसका रीजन हम आज थोड़ा समझने की ट्राई करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन और साथ में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी। एक आध टॉपिक और बीच में हम लोग करेंगे, पर ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद में हमारा ऑफिशियली समापन हो जाएगा किसका? कोवेलेंट कंपाउंड्स का, पीरियोडिक टेबल का। कार्बोनेट्स कंपाउंड आप लोग पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूंगा गैसियस स्टेट या गैस लॉज, जिसको आप लोग बोलोगे। 3 लेक्चर में खत्म करेंगे और बड़ा मजेदार टॉपिक है। उसके क्वेश्चंस प्योर न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं, थ्योरेटिकल अप्रोच भी आप लोग ऐसे चुटकियों में समझ जाएंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, जो हमने लास्ट क्लास में नहीं स्टार्ट की थी। पॉइंट नंबर 1 जो हमको याद रखना है स्टूडेंट्स, वो है कि इनकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है। कोवेलेंट कंपाउंड की फिजिकल स्टेट कैसी होती है? तो याद रखना कि कोवेलेंट कंपाउंड्स गैसियस हो सकते हैं, लिक्विड्स हो सकते हैं, और साथ साथ अगर इनके ऊपर प्रेशर भी अप्लाई करेंगे तो ये सॉफ्ट सॉलिड भी बन सकते हैं। मतलब नॉर्मल कंडीशंस में कुछ कोवेलेंट कंपाउंड सॉफ्ट सॉलिड भी होते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं मैं कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? क्या ये कोवेलेंट कंपाउंड है? हाँ बिल्कुल है। तो ये किस स्टेट में मिलती है? ये हमको मिलती है गैसियस स्टेट में। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है। ये किस स्टेट में मिलती है? ये हमको मिलती है गैसियस स्टेट में। ठीक है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये कैसा मिलता है हमको? लिक्विड स्टेट में। HCl, बिफोर मैं इसको स्टार्ट करूं ध्यान रखो, HCl क्या है? HCl 2 स्टेट में मिल सकती है। एक तो HCl आपको मिलेगी गैसियस फॉर्म में और एक आपको मिल सकती है लिक्विड फॉर्म में। जब HCl गैसियस फॉर्म में होती है तब इसका बिहेवियर HCl लिक्विड फॉर्म से डिफरेंट होता है। HCl जब लिक्विड, देखो थोड़ा सा इसको हम लोग और करेक्ट लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे हम लोग HCl जब एक्वस फॉर्म में है।
मतलब कि मैंने HCl को वाटर के साथ में मिक्स किया है। तो इस कंडीशन में इसको बोलेंगे बेटा कि ये हमें देगा H+ और Cl-। फर्दर ये बना लेगा H3O+। ठीक है, आई थिंक ये 10th वाले बच्चे समझ जाएंगे, और 9th वाले बच्चे या फिर 8th वाले बच्चे इसको ऐसे समझिए कि जब जब ये पानी के साथ डिसोल्व होगा तो ये आयोनाइज होगा HCl, और आयोनाइज होने के बाद में H+ देगा। ये H+ कैसे? इस तरीके से H2O के साथ में जाके कंबाइन हो जाएगा। इस H+ को हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटॉन। तो ये H+ जब पानी के साथ में कंबाइन होगा तो ये बनाएगा हाइड्रोनियम आयन। क्या बनाएगा ये? हाइड्रोनियम आयन। तो ये तो हुआ HCl का एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन जब HCl गैस में है तब ये कभी भी H+ और Cl- नहीं देता है। तो मतलब याद रखिए कि जब HCl एक्वस है तभी ये एसिडिक है बेटा। पीएच के ऊपर कोई भी इंपैक्ट है तभी दिखाएगा। HCl जब गैस होती है तो इसका पीएच कितना मानना है? 7 होगा इसका पीएच, मतलब ये न्यूट्रल है। इसके अंदर ना तो H+ आयन है ना Cl- आयन है। मैं आपको ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया, पर हम लोग बात वापस से किसकी करने वाले हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स की। तो वापस चलते हैं स्टूडेंट्स। देखिए डायमंड, कार्बोरेंडम। कार्बोरेंडम का फॉर्मूला याद रखिए, SiC, सिलिकॉन एंड कार्बन का कंपाउंड है। सिलिकॉन एंड कार्बन का कंपाउंड क्या बोलते हैं? कार्बोरेंडम सिलिकॉन कार्बाइड। SiO2 रेत और एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ठीक है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड या एल्यूमिनियम एजाइड भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर N3- है। N3- एक आयन होता है जिसको नाइट्रोजन आयन बोलते हैं, या फिर इसको एजाइड आयन भी कहा जा सकता है, AZIDE। अब देखो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है तो ये भी कोवेलेंट कंपाउंड, क्योंकि ये कैसे बने हैं? देखो यहां पे डायमंड प्योर कार्बन से बनता है, कार्बोरेंडम सिलिकॉन और कार्बन मतलब दो नॉन मेटल से मिलकर बना है, सिलिका भी ऐसे बनी है, और एल्यूमिनियम और नाइट्राइड का जो कंपाउंड है टेक्निकली इसके अंदर एक मेटल और एक नॉन मेटल है। बट बेटा ये इसलिए कोवेलेंट है क्योंकि यहां पे एक रूल फॉलो होता है, फाइयांस रूल, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फाइयांस रूल की वजह से ये कैसा हो गया है? कोवेलेंट कंपाउंड हो चुका है। दीज ऑल हैव 3D स्ट्रक्चर्स, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स इनके बनते हैं। अगर मैं इनमें से कार्बन का स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाहूं तो कार्बन कैसा होगा बेटा? कार्बन यहां पे 4 वैलेंसी पूरी कर रहा है, वो भी टेट्रागोनल वे में पूरी करेगा। तो ये देखो ये इस तरीके से करता है। इस कार्बन के 3 बॉन्ड और 1 बॉन्ड आएगा पीछे, क्योंकि 3D में है तो मैं आपको पीछे वाला तो रंग से दिखा नहीं पाऊंगा, तो इसलिए हमने इसको ऐसे डिजाइन कर दिया, ये ऐसे ऐसे डैश डैश लगा के ये ऐसे। ठीक है, उसके बाद में वापस से देखिए ये कार्बन अगले कार्बन से 3 बॉन्ड बनाएगा और फिर पीछे एक और बनेगा, फिर इस तरीके से। इसीलिए बेटा इसका जो स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशनल हो गया है, और इसका जो स्ट्रक्चर है इसको एक पावर देता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि कार्बन इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट या फिर हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, हम इसको काउंट कर सकते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है इसका ये स्ट्रक्चर, इसका जो कोवेलेंट स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है। सबके स्ट्रक्चर जो ये मैंने यहाँ पे मेंशन किए सब कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल्स हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट थोड़े से हाई होते हैं। इन्हीं के हाई होते हैं। जनरली कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए हमें लाइन याद रखनी बेटा, देखो मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूं आपके लिए, कि जनरली कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। बट जो एग्जांपल मैंने आपको अबव मेंशन किए हैं सिर्फ यही कंपाउंड कैसे हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट थोड़े से हाई होंगे, काफी ज्यादा हाई होंगे, काफी ज्यादा हाई होंगे। आपको मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाली मेटल कौन सी है? कमेंट सेक्शन में बताइए सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाली मेटल कौन सी है? कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिखिए। कुछ याद आ रहा है आपको? लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था, वहां पे अगर आपको उसका नाम याद आ गया तो उससे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ एक सब्सटेंस का होता है, वो है डायमंड। इसका कम से कम 3600 डिग्री के आसपास का मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनरली ऑल द कोवेलेंट सब्सटेंसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो भी कोवेलेंट सब्सटेंस हैं वो थोड़े से बैड कंडक्टर या फिर इंसुलेटर बोल सकते हैं, किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन कुछ कोवेलेंट कंपाउंड जिनके अंदर पोलर नेचर है। पोलर नेचर क्या होती है ये भी हम लोग आज पढ़ेंगे, डायपोल मोमेंट के अंदर इसको पढ़ेंगे। टॉपिक काफी सारे हैं, टॉपिक काफी अच्छे अच्छे पढ़ने हैं हमको, तो डायपोल नेचर भी हम इसकी पढ़ेंगे कि डायपोल नेचर या फिर पोलर नेचर जिसके लिए जस्टिफाई कर सकते हो आप, पोलर कंपाउंड बन जाता है वो, और वो क्या कर सकता है?
इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। बात समझ में आ गई? वो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ग्रेफाइट जो कि कार्बन से बनी हुई है, कार्बन का एक एलोट्रोप है, साथ ही साथ हमारे पास में है डायमंड, ये क्या कर सकते हैं? कंडक्टिविटी कर सकते हैं। ना ध्यान दीजिए इस बात पे, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकता है और हीट को भी कंडक्ट कर सकता है। इसका एक और भाई है, मतलब इसका एक और एलोट्रोप है। एलोट्रोप का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए, बहुत से बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलोट्रोप? एन एलिमेंट, ठीक है, हु इज फाउंड इन मोर देन वन फिजिकल फॉर्म। ठीक है बेटा, एक ऐसा एलिमेंट जो एक से ज्यादा फिजिकल फॉर्म में मिलता है उसको क्या बोला जाएगा? कि उस कंपाउंड के, उस एलिमेंट के अंदर क्या है? एलोट्रोपी। जैसे कार्बन है, कार्बन के एलोट्रोप्स के नाम आपको मैं बता देता हूं एक बार। सबसे पहला है कोल, फिर है डायमंड, ठीक है, फिर है ग्रेफाइट, ठीक है, इसके बाद में एक और आता है फुलरीन, जिसको आप लोग बोलते हो बकी बॉल। क्या बोलते हो? बकी बॉल। फुलरीन उसका एक एलोट्रोप है, डायमंड भी उसका एक एलोट्रोप है। अब इनमें से ये तीनों कैसे हैं? क्रिस्टलाइन, मतलब इनका जो अंदर कार्बन का अरेंजमेंट का पैटर्न है, कार्बन के अरेंजमेंट का जो पैटर्न है वो डेफिनेट है। कार्बन का अरेंजमेंट रैंडम नहीं है। किन के अंदर नहीं है बेटा? इन तीनों के अंदर, पर कोल के अंदर है। चारकोल के अंदर भी होता है ऐसे ही। चारकोल और कोल कैसे हैं? अमोर्फस फॉर्म, मतलब इनके स्ट्रक्चर में पाउडरी नेचर है। ठीक है, अब याद रखिए कि एलोट्रोपी किस किस के वजह से हो रही है, ये बात का विषय है, पर अभी हम लोग बात करते हैं इसकी कि कार्बन के दो एलोट्रोप्स ग्रेफाइट एंड डायमंड दोनों कैसे हैं? कंडक्टिव। ग्रेफाइट क्या कर सकता है? ग्रेफाइट कंडक्ट कर सकता है किसको? हीट को भी और इलेक्ट्रिसिटी को भी। साथ में यह भी याद रखना है कि डायमंड सिर्फ और सिर्फ हीट कंडक्ट करेगा। डायमंड इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, याद रहेगा। आगे चलते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है कि जनरली कोवेलेंट कंपाउंड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, कुछ कंपाउंड जिनके अंदर पोलार नेचर है, कुछ कंपाउंड जिनके अंदर पोलार नेचर है, मतलब वो पोलर नेचर रखते हैं। कौन से कंपाउंड हो सकते हैं? जैसे HCl हो गया, जैसे SO2 हो गया, CO2 हो गया, इनके अंदर थोड़ी सी पोलैरिटी है, इसी कारण से ये कैसे हैं? सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, अदरवाइज कोवेलेंट कंपाउंड किसके अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं? बेंजीन जैसे, या फिर मैं आपको नाम लिखता हूं, 2-3 नाम लिखता हूं मैं आपको। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के मैं आपको नाम देता हूं, जो 2 मुझे पता है वो मैं आपको दे रहा हूं। वैसे DMF वगैरह भी है जो हमको वैसे भी याद नहीं रखना है। CCl4 और साथ में है बेंजीन, इनके अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं CH4 का। CH4 एक कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, अभी आप थोड़ी देर में ये समझ जाएंगे कि ये पोलर है कि नॉन पोलर है। ठीक है, ये जो कंपाउंड है ये इसके अंदर डिसॉल्व हो सकता है, पर यही कंपाउंड H2O के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता। H2O एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। ठीक है, H2O खुद एक कोवेलेंट कंपाउंड है, बट इसके अंदर पोलर नेचर आती है। ठीक है, H2O खुद एक पोलर कंपाउंड है और इसके अंदर भी एक पोलर नेचर आती है, इसलिए जो जो पोलर होंगे, केमिस्ट्री में कहावत है कि सेम डिसॉल्व्स द सेम। इफ देयर इज अ पोलर सॉल्वेंट इट विल डिसॉल्व पोलर सोल्यूट, इफ देयर इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट इट विल डिसॉल्व नॉन पोलर सोल्यूट्स। ठीक है, ये वर्ड मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोग के मन में क्यूरियोसिटी भी आ रही होगी कि इसका मतलब क्या है, थोड़ी देर में उसको पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, तो ये आपको याद रखना है। कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में एक बहुत ही तगड़ी बात है जो हमें याद रहती है लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। बात क्या है बेटा? बात बहुत सिंपल सी है कि कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर डायरेक्शन होती है। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर क्या होती है? डायरेक्शन होती है, लेकिन आयोनिक कंपाउंड के अंदर डायरेक्शन नहीं होती है। इसका मतलब मैं आपको जब मैं अगली क्लास लूंगा उसमें समझाऊंगा, पर मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस बात को सुन चुके हैं कि इस कंपाउंड के अंदर डायरेक्शन कैसे आती है। सर
अभी थोड़ा सा आपको हिंट भी मिल जाएगा जब मैं आपको उसका डाइपोल मोमेंट सिखाऊंगा, तब उसमें आपको समझ में आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है किसकी, कोवेलेंट कंपाउंड्स की, जो हमको याद रखनी है, नोट्स में भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद में हम लोग अब बात करेंगे बेटा, हम अब बात करने वाले हैं कोवेलेंट कंपाउंड के एक स्पेशल टाइप की, जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड, या कोवेलेंट बॉन्ड का एक और टाइप जिसको हम लोग बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, डेटिव बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये बनता कैसे है, ध्यान से देखो। जैसे इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा है कि व्हेन एन एलिमेंट forms a molecule ठीक है, and after completing its octet it still has वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं लोन पेयर्स की। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे अब समझो इसके पास बहुत पैसा है, इसने जॉब स्टार्ट करी, इसने पैसा कमाया, इसने फिर उसका बिजनेस डाला, बिजनेस के पास बहुत पैसा हो गया, इसने उस पैसे से अपनी जरूरत पूरी कर ली और दिलदार भी है। तो क्या जब इसके पास कोई गरीब इंसान आएगा या कोई गरीब पर्सन आएगा तो ये उसकी हेल्प नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, मैं तो करता, हालांकि मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति जब अपना सारा सुख पूरा कर चुका है, शोहरत पूरी कर चुका है, उसको सब ऐशो आराम मिल चुका है, तो वो गरीबों की हेल्प करने जाएगा, ये वही अमीर है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं कैसे होगा। मैं आपको दो एग्जाम्पल सिखा रहा हूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के, वो होते कैसे हैं। पहले हम लोग समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। ठीक है बेटा, आप चाहो तो इसको उस फॉर्मूला से कर सकते हो जो हमने लास्ट क्लास में सिखाया था। मैं सिंपल सा, क्योंकि मुझे वो फॉर्मूला आता है इसलिए मैं वो करने वाला हूं। तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है NH3। इसके अंदर सेंट्रल एटम कौन रहेगा, N। N के पास में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 तो वैलेंसी में दे देगा। किसको देगा, हाइड्रोजन को। और देखो ये इस तरह से बॉन्ड बनाएगा, बन गए। अब इसके पास जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये अकेले रह गए, लोन पेयर बन गए। ये क्या बन गए, लोन पेयर। तो ये अमोनिया तो स्टेबल है, लेकिन कहीं से क्या हो जाए बेटा, किसी तरीके से इसके पास पहुंचे कौन, एक H+। H के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, किसी निर्दयी ने, किसी दुष्ट ने उसका वो 1 इलेक्ट्रॉन भी छीन लिया। किसी दुष्ट आदमी ने, पर्सन ने उसका वो 1 इलेक्ट्रॉन भी छीन लिया, तो अब वो क्या बन चुका है, H+। या क्या बोलेंगे उसको, प्रोटॉन बोलेंगे। ठीक है, तो अब इस प्रोटॉन को क्या हो रहा है, इस प्रोटॉन को गरीबी फील हो रही है, मुझे बहुत जोर से गरीबी लग रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, ये कहीं से घूमता घामता पहुंच गया इसके पास, और ये तो अमीर ठहरा, इसने बोला टेंशन नहीं लेने का, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है बेटा। उसने क्या किया, अपने दोनों जो लोन पेयर थे ये इसको दे दिए। ठीक है, देते ही यहां पे एक बॉन्ड बनेगा बेटा। अब यहां इसके पास में पॉजिटिव था, मतलब इसके पास में 0 इलेक्ट्रॉन थे। अब यहां क्या हुआ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। देने वाला एक ही है, लेकिन उस पर हक दोनों जताएंगे। क्या ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो गए, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर किया गया है एक इंसान की तरफ से। क्या हुआ, एक गरीब आदमी आया और मैं बहुत अमीर हो गया। चलो 2 मिनट के मान लेते हैं कि मैं बहुत ही अमीर हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, अंधा पैसा है मेरे पास, तो और मैं दरिया दिल भी हूं। तो मैंने क्या किया, जैसे कोई गरीब आया मेरे पास कि साहब जी थोड़ा पैसा दो, मैंने उसको समझाया कि मैं आपको पैसा तो दूंगा, लेकिन मैं आपके बिजनेस का पार्टनर रहूंगा।
मैं जितना पैसा आपको दूंगा उस पर दोनों का हक रहेगा, इससे आपका भी काम होगा और मेरा भी काम होगा। अब गरीब आदमी क्या करेगा, उसको जो शर्त लगी कि ठीक है पैसा तो आ रहा है, उसने मान ली, तो क्या हुआ, ये है वो पैसा जो यहां से यहां गया, पर ये पूरी तरह से नहीं गया है, इसको शेयर किया गया है। अब ये दोनों, मतलब इस पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को ये दोनों शेयर करेंगे। देने वाला कौन था, नाइट्रोजन, क्या दिए, लोन पेयर। तो हमेशा याद रखना जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो देने वाले की तरफ से एक एरो का साइन जाएगा, दिखाना तो पड़ेगा ना कि मैंने पैसा दिया है, वरना लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। तो दिखाने के लिए यहां से लोन पेयर का एरो इधर की तरफ बनाना है। बात समझ में आ गई। ऐसा ही एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, वो है H2O। H2O भी अच्छा खासा है, यहां पे ऑक्सीजन और ये दो लोन पेयर। आई होप सबको ये स्ट्रक्चर बनाना आता होगा, ठीक है। अब यहां ध्यान रखना, हालांकि ये स्ट्रक्चर मैंने गलत बनाया, दोनों लोन पेयर ऊपर ही आएंगे क्योंकि वो हमको पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। तो चलो मैं बना देता हूं, वरना कोई देखेगा तो फिर मुझे बोलेगा दीपक सर को पढ़ाना नहीं आता। ठीक है, वो दो लोन पेयर ऊपर बने हुए हैं। अब समझिए ये तो स्टेबल है, इसका तो फ्यूचर ब्राइट है, कोई टेंशन नहीं है, पैसा वैसा सब आ चुका है, जॉब सेटल है, इनकम आ रही है। लेकिन इसको कहीं से मिल गया एक गरीब आदमी, और जनरली वो गरीब आदमी कौन होता है, H+। अब ये गरीब आदमी इसके पास जाएगा, तो ये देखो इसने क्या किया, अपने दो लोन पेयर में से एक को डोनेट कर दिया। किसको किया, H+ को। और ये कौन सा बॉन्ड बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि सर इसके पास दो लोन पेयर थे, दोनों दे देगा। नहीं बेटा, एक ही लोन पेयर दे पाएगा सिर्फ, ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, ज्यादा भीड़ इकट्ठी होने से फिर यहां अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अरे यही तो रीजन है बेटा कि अभी शुरू में मैंने आपको जब HCl पढ़ाया था तो मैंने आपको यह समझाया था कि आपको कभी कभी क्या देखने को मिल सकता है, H3O+। तो H3O+ कैसा है, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। NH4+, पीछे जो बना इसको क्या बोलेंगे, पीछे जो बना क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे NH4, और ऊपर चार्ज कितना है, इसका चार्ज मिला के आएगा ना, कितना बन जाएगा, 4+। ये दोनों कंपाउंड अमोनियम और हाइड्रोनियम, दोनों आयंस कैसे कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कैसे कंपाउंड है बेटा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है। एक तीसरा कंपाउंड यहां पे आप देख सकते हो, दो कंपाउंड के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ये सारा समझ जाना आप, एरो की हेल्प से सिखाते हैं। कंपाउंड कौन सा बन रहा है यहां पे, यहां एक बॉन्ड बन रहा है NH3 और BF3 के बीच में, ठीक है। ये रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है, मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। NH3 स्टेबल है, BF3 को देखो अकेला पड़ा है बेचारा। सर आप लोग बोलोगे इसके तो तीनों बॉन्ड बने हुए हैं। अरे बेटा जी, इसके तीन अगर बॉन्ड बन भी रहे हैं तब भी इसका ऑक्टेट कहां पूरा हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 ही तो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इसके पास, ये खाली बैठा है। तो क्या बोला इसने, नाइट्रोजन ने बोला टेंशन लेने का बिड़ू मैं आ गया। तो इन दोनों के बीच में कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन चुका है, या डेटिव बॉन्ड बन चुका है, जिसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। बात समझ में आ गई, जिसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यह है आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कहानी। इसकी सारी प्रॉपर्टीज किससे मैच करती है, इसकी प्रॉपर्टीज मैच करती है हमारे कोवेलेंट बॉन्ड से। अदर एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड बना के देखना कैसा हो रहा है, नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड H2O2, ये सब किसके एग्जांपल है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड के एग्जांपल है, ठीक है। आप इनमें से ट्राई करिए कि आप इनको बना के देखें, इसको बना के देखें, जिसमें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उनको बना के देखना एक बार, इनको बना के देख लेना एक बार, तब आपको लगेगा कि लोन पेयर देने पे, जब जब लोन पेयर दिया जाएगा तब तब कौन सा कंपाउंड बनेगा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है। यहां पे SO2 जब बन रहा है तो SO2 के अंदर वो वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, जैसे कि हर जगह H+ नहीं आ रहा। अगर आप यहां भी देखोगे, जब मैंने आपको BF3 एक्सप्लेन किया, कहां गया BF3 एक्सप्लेन किया, यहां पे कहां H+ था, नहीं था ना। लेकिन इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है ना, तो जब जब इलेक्ट्रॉन के शॉर्टेज वाला कंपाउंड मिलेगा, हम क्या एलिमेंट मिलेगा, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन दे देंगे उसको। SO2 के अंदर ऐसे होता है, SO2 के अंदर सल्फर डोनेट करेगा, किसको करेगा, ऑक्सीजन को करेगा। एक बार देखिएगा करके, नहीं आया तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आगे चलते हैं बेटा, और अब स्टार्ट करते हैं एक अच्छा खासा टॉपिक जिसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का थोड़ा सा हमको हेल्प लगती है वेक्टर्स की तरफ से, ठीक है।
वेक्टर्स का याद रखना है कि जैसे दो वेक्टर है, पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर दो वेक्टर हैं ए और बी और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, और इनकी डायरेक्शंस चेक करनी होती है। जैसे मान लो कि ए की डायरेक्शन इधर है और बी की डायरेक्शन इधर है, तो इनका जो सम होगा, वेक्टर सम होगा, वो कितना हो जाएगा, 0, बिकॉज ये वेक्टर इस वेक्टर को कैंसिल कर देगा। ऐसे ही अगर तीन वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, तीनों के तीनों 120 डिग्री पे हैं, ये एंगल कितना है 120 डिग्री, ये एंगल कितना है 120 डिग्री, ये एंगल कितना है 120 डिग्री, तब और डायरेक्शन इस तरह से है, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जा रही है, तब भी इनका नेट सम कितना हो जाएगा, 0। ये कुछ बातें हमको याद रखनी है बिफोर हम स्टार्ट करें डायपोल मोमेंट। तो आ जाइए डायपोल मोमेंट स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एक बहुत ही छोटी सी डिस्टेंस पे दो चार्ज रखे हुए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। इन चार्ज का जो वैल्यू है उसको, चार्ज का वैल्यू इनटू इनके बीच की डिस्टेंस, दो चार्ज रखे हुए हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, इनका वैल्यू इनटू इनके बीच की डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, डायपोल। म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू से। ठीक है, आप डेफिनेशन एक बार पढ़ सकते हो कि द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्यू एंड द डिस्टेंस डी इज कॉल्ड एज डायपोल मोमेंट। ठीक है, क्यू और डी का जो सम होगा उसको बोला जाएगा म्यू। क्या बोलेंगे इसको, म्यू। याद रखिएगा ये। ठीक है, म्यू की वैल्यू को डिबाई से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। डिबाई इज ऑफिशियल यूनिट ऑफ डायपोल। ठीक है, डिबाई इज द एक्चुअल यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। इसको याद रखना, डिबाई मतलब कैपिटल डी, और एक डिबाई का मतलब होता है 10⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर, या फिर कुलाम पर मीटर भी बोल सकते हो, कुलाम मीटर भी बोल सकते हो उसको आप। एक डिबाई मतलब एक डायपोल मोमेंट इक्वल टू दिस होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना कि डायपोल मोमेंट के लिए भी हमको एक एरो लगाना है। ठीक है, और वो एरो कैसे जाएगा, बताओ, वो एरो कैसे जाएगा, वो एरो जाएगा टुवर्ड्स नेगेटिव। किसी भी कंपाउंड के अंदर जब एक बॉन्ड बनेगा तो उसके अंदर दो एलिमेंट होंगे ए और बी। अब हमको ये चेक करना है कि इस ए और बी में से कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये वाला, ये मेरा हाइड्रोजन है और ये मेरा क्लोरीन है। अगर आपको पता लग गया हो अब तक, क्योंकि आप लोग पढ़ के आ चुके हो पीरियोडिक टेबल, तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन इज मोर पावरफुल देन हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसका जो डायपोल मोमेंट बनेगा बेटा, वो कैसा बनेगा, ये एरो याद रखना है आपको। एरो ऐसे कटा हुआ रहेगा, इसको बोलते हैं हम लोग डायपोल मोमेंट का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है इधर, अरे यार सही बात तो है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। इनका ऑक्टेट तो पूरा हो चुका, लेकिन ये एक पावरफुल पर्सन है और ये एक छोटा पर्सन है, तो ये क्या करेगा, ला इलेक्ट्रॉन मुझे दे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहां रखे हुए थे वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यही तो हम लोगों ने किया है, इलेक्ट्रॉन को उधर शिफ्ट कर दिया। हर बार याद रखना है कि जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, और जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। इस तरीके से हम लोग उसका डायपोल मोमेंट निकालेंगे। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा सभी को, आई होप ये क्लियर हो चुका है। तो अब कुछ एग्जाम्पल चेक करते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग चेक करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये बना हुआ है आपके सामने। यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन में कौन पावरफुल है, ऑक्सीजन। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। यहां पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा है दोनों बॉन्ड से, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा है दोनों बॉन्ड से। तो यहां पे क्या हुआ, कार्बन तो बीच में रह गया और इधर भी खींचा गया, इधर भी खींचा गया, मतलब नेट डायपोल कितना हो जाएगा उसका, 0। एक बॉन्ड से एक डायपोल की वैल्यू आती है, तो दो बॉन्ड से क्या निकालना पड़ेगा हमको, नेट डायपोल निकालना पड़ेगा, क्योंकि डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हमको नेट निकालना पड़ता है। इसका आपस में 180 डिग्री पे डायपोल जा रहा है, इसलिए क्या करेंगे, इसको कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, इसको कैंसल आउट कर देंगे। उसी तरीके से हम बात करें BF3 की, तो BF3 में एक प्लेन के ऊपर बनता है B, और B से ज्यादा पावरफुल कौन है, F।
बी से पावरफुल कौन है? एफ। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट कर देगा। और मजे की बात यह है इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 120 डिग्री। अच्छा, मुझे कैसे पता कि इनके बीच में 120 डिग्री का एंगल बनता है? बताओ। क्योंकि इनके एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, इनके एक्चुअल स्ट्रक्चर्स देखे जा चुके हैं और वहां पे क्लियर हो चुका है कि इनके डाइपोल मोमेंट कितने हैं? इतने इतने। ठीक है, 120 डिग्री पे 3 वेक्टर हैं तो डाइपोल मोमेंट नेट कितना हो जाएगा? 0। यहां पे देखो फटाफट से, यहां पे 4 हाइड्रोजन कार्बन को ऐसे खींच रहे हैं। गलत बोल दिया मैंने, ऐसे खींच रहे नहीं, ऐसे खींच रहे हैं इससे। ठीक है, अब कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन की ज्यादा है तो क्या होगा? इसने इधर खींचा, इसने इधर खींचा और इसने इधर खींचा। अब सारा का सारा ये इसको कैंसिल कर रहा है क्योंकि दोनों अपोजिट में है, ये इसको कैंसिल कर रहा है क्योंकि दोनों अपोजिट में है। तो नेट डाइपोल म्यू नेट कितना हो जाएगा? 0। क्योंकि इनके अंदर क्या है? पहली बात तो एंगल्स की सिमेट्री है। याद रखना है कि एंगल्स की सिमेट्री बन रही है, इसलिए इनका नेट डाइपोल मूवमेंट कितना हो रहा है? 0। अब देखो अगला, देखो अगला है हमारा वाटर। वाटर का एक्चुअल में स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे बनाते हैं ना कभी कभी, गलत है ये। इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, वो भी मैं बताऊंगा क्यों बनता है। तो जब बेटा ये स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है तो क्या इसका डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो सकता है? इसका देखो, O और हाइड्रोजन में से कौन पावरफुल है? ये पावरफुल है। इसको ऐसे लिख दो, O इज मोर पावरफुल देन हाइड्रोजन। तो इसका डाइपोल कैसा बनेगा? ऐसा। ये इधर जा रहा है, ठीक है। इसका कैसा बनेगा? ऐसा। ये इधर जा रहा है, मतलब 2 वेक्टर कैसे हैं? एक वेक्टर इधर जा रहा है और एक वेक्टर इधर जा रहा है। क्या ये आपस में कैंसिल होंगे? नहीं। इनका रिजल्टेंट कहां आएगा? इनके बीच में। इनका रिजल्टेंट कहां आएगा? इनके बीच में कहीं पे आएगा। ठीक है, ये है इसका म्यू नेट। क्या ये 0 है? नहीं, ये नॉन 0 है। और एक्चुअली में इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है हमारे पास 1.84D। सिमिलरली आप निकालोगे, अमोनिया ऐसे रहता है। ये मेरा जो ऊपर का ये पार्ट है, पाम है, ये तो नाइट्रोजन है और ये 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, ये ऐसा रहता है। ये क्या ये आपको दिख रहा है? हाँ, ये देखो 3 दिख रहे हैं ना। हाँ, ये ऐसा रहता है। ठीक है, तो अब इसका नेट डाइपोल कैसा आएगा? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में कौन पावरफुल है? नाइट्रोजन। तो ये इसको ऊपर खींचेगा, ये ऊपर गया। इन दोनों में कौन पावरफुल है? नाइट्रोजन। ये ऊपर खींचेगा, ऊपर गया। कौन पावरफुल है? नाइट्रोजन। ये इसको ऊपर खींचेगा। तो नेट डाइपोल कितना आएगा? ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, वो कभी कभी आपसे ऑर्डर भी पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट डाइपोल। ठीक है, अगला देखो, ये हमारा CH4 सॉरी, ये हमारा CHCl3 CH3Cl है, सॉरी, CHCl3 का भी डाइपोल निकलता है। ये है हमारा CH3Cl, मतलब मिथाइल क्लोराइड। इसका भी डाइपोल आएगा। कैसे आएगा एक बार देखना, अभी थोड़ा मजेदार होने वाला है हमारे लिए। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं वापस से। CH3Cl, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले तो। ये C, इस पे ये H, ये H और ये H, और यहां पे मैं लगाऊंगा क्लोरीन। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ये डाइपोल, ये डाइपोल, ये डाइपोल, इन तीनों का भी ऊपर जा रहा है। और मजे की बात पता है क्या है? कि जो ये हमारा CCl बॉन्ड है, इसमें भी यही हो रहा है। क्योंकि अगर मैं बात करूं H और C की तो C पावरफुल है, मैं बात करूं Cl और C की तो Cl पावरफुल है। ठीक है, तो नेट डाइपोल कुछ इस तरह से निकल के आएगा। अब समझो इस डाइपोल का मतलब क्या हुआ। अगर यहां पे डाइपोल मूवमेंट है, मतलब कि क्या बोलेंगे इसको, कि उसके अंदर पोलैरिटी है। वैसे तो आपको ये समझ में आना चाहिए था कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तब भी वो पोलर होगा। मतलब HCl के अंदर क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो वो पोलर है। डाइपोल मूवमेंट है तो इससे भी आप क्या समझ सकते हो कि वो पोलर कंपाउंड होगा। डाइपोल मूवमेंट है तो हम लोग समझ सकते हैं कि वो कैसा होगा? पोलर कंपाउंड होगा। कैसा कंपाउंड होगा? पोलर कंपाउंड होगा। और जो भी पोलर सॉल्वेंट होगा उसमें जाके वो डिसॉल्व हो जाएगा। जो भी पोलर कंपोनेंट होगा उसमें जाके वो डिसॉल्व हो जाएगा। अब मैं आपको होमवर्क के हिसाब से दे रहा हूं चीज, आपको ये याद करते हुए समझनी है। ठीक है, कुछ मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूं। जैसे कि अगर
किसी कंपाउंड का फॉर्मूला है AX, जैसे एग्जांपल दे रखा है HF और HCl, दो कंपाउंड दे रखे हैं, इनके अंदर क्या डायपोल मूवमेंट जीरो आएगा? नहीं आएगा। इनके अंदर डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं आएगा। और कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा? लीनियर होगा। कभी कभी हो सकता है कि नॉन जीरो हो सकते हैं, बट फिलहाल तो हम यहां पे नहीं मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो कंपाउंड कैसा है? AX2। जब भी AX2 बनेगा तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। ये है मेरा AX2। कैसा है? AX2। इसका पहला कंपाउंड तो आप देखो CO2। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बेटा? ये बिल्कुल लाइन में आ रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है लीनियर स्ट्रक्चर। कैसा बोला गया इसको? लीनियर स्ट्रक्चर। थोड़ा सा अभी इसमें डाउटफुल होना चाहिए आपको, क्योंकि मैंने अभी आपको एक VSEPR थ्योरी क्लियर नहीं करी है। ठीक है, मैं आपको वो थ्योरी क्लियर करूंगा, तब आपको पता लगेगा कि स्ट्रक्चर लीनियर या फिर बेंट कैसे होता है। चले आगे। तो यहां पे ये स्ट्रक्चर कैसा है? लीनियर। इसको इधर खींचा गया, इसको इधर खींचा गया, तो म्यू कितना आ गया? 0। देखो ये लिखा हुआ, सामने पढ़ो। लीनियर के लिए कितना आएगा? म्यू 0। CO2 CS2। इसका एक और टाइप देख लो आप, वैसे इसके अंदर आप SO2 को भी डाल सकते हो, SO2 भी इसके अंदर ही आएगा, सॉरी नॉन जीरो के अंदर आता है, AX2 टाइप के अंदर ही आता है। अगला देखो, अगला मेरा कंपाउंड कौन सा है? अगला मेरा कंपाउंड आप ले लो CS2 ले लो। ठीक है, CS2 ले लो। तो आप यहां देखना ध्यान से, CS2 से बेटर है आप अपना वाला देखो, H2O देखो आप, क्योंकि वो आपको वैसे भी याद रखना है स्ट्रक्चर, उसको भूलना नहीं है। ये एक्चुअली में ऐसा दिखता है, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। लोन पेयर बनाने दो ऊपर, वो आपको याद रखने, भूलने नहीं है। ठीक है, लोन पेयर ऊपर रहेंगे, ऊपर नीचे भी बना सकते हो, पर ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। कैसा है? वी शेप या बेंट बोलते हैं इसको। क्या इसके अंदर डायपोल जीरो हो सकता है? नहीं। इसका नेट ऊपर जा रहा है, इसका भी ऊपर जा रहा है, तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा AX2 टाइप हो गया। अगला टाइप देखो, ये है हमारा AX3। AX3 को बनाने के 3 तरीके हैं। या तो आप बनाओगे उसको ट्रायंगुलर प्लेन के अंदर, मतलब कि आपस में कितना डिग्री का कौन बनेगा, कितना डिग्री का एंगल रहेगा? 120 डिग्री का। एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था BF3। जब 3 वेक्टर 120 डिग्री 120 डिग्री पे अरेंज रहेंगे तो क्या बोला जाएगा उसको? उसका जो नेट सम ऑफ वेक्टर है वो कितना हो जाएगा? वेक्टर सम कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, उसके बाद में तीसरा सेकंड क्या हो सकता है? पिरामिडल। मैंने आपको अमोनिया सिखाया था, अमोनिया में क्या बन रहा है? पिरामिड बन रहा है, नहीं बन रहा? पिरामिड बन रहा है, तो वापस से म्यू नेट ऊपर जाएगा। इस वाले का जब ट्रायंगुलर प्लेनर में जाएगा, स्ट्रक्चर प्लेनर में जाएगा, तो क्या रहेगा? म्यू वहां पे 0। क्या इतना क्यों? ये आपको याद करने पड़ेंगे 2-3 बार। आपको एक बार इसको रीडिंग लगानी है ढंग से, 3-4 दिन के गैप के बाद में आप इजीली समझ जाओगे ये कैसा स्ट्रक्चर है, वो कैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, NH3 PCl3 का स्ट्रक्चर सेम बनेगा, पिरामिडल बनते हैं ये। इसके बाद आगे चलते हैं, इसी के अंदर टी शेप। टी शेप कैसा होता है? ऐसा। क्या ये नॉन जीरो है? बिल्कुल है, क्योंकि अगर आप टी शेप में बनाओगे, जैसे टी शेप का इसने एग्जांपल दे रखा है ClF3, ये देखो, इसमें अगर मैं बात करूं ClF3 की, तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ये मेरा Cl, ये F लेके जाएगा, इसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अट्रैक्ट होंगे, यहां से ऐसे अट्रैक्ट होंगे, और यहां से ऐसे अट्रैक्ट होंगे। ध्यान से देखना, इस स्ट्रक्चर में ये वाला म्यू और ये वाला म्यू आपस में कैंसल आउट हो गए। ठीक है, तो इसकी वजह से तो 0 हो गया, लेकिन ये वाला बचा रह गया, नीचे वाला म्यू बचा रह गया, तो म्यू नेट कितना हो जाएगा? नॉट इक्वल टू 0। वो आपको फॉर्मूला भी दे सकता है कि अब देखो इसमें से क्वेश्चन और कैसा आ सकता है, इसका और थोड़ा सा देखते हैं। सपोज करो क्वेश्चन कैसा आएगा, उसने कंपाउंड दे दिया आपको कि
कंपाउंड आपको दिया उसने, चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे ऐसा कोई कंपाउंड दे दिया, एक्स का यहाँ पे ए बना हुआ है, यहाँ पे बी बना हुआ है, ठीक है, ए बी क्यों, इसको एक काम करें, इसको सी कर दें, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बेसिकली मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको वेक्टर वाला क्वेश्चन समझ में आए कि वेक्टर में काम कैसे होता है। इसको बोल दिया μ1, इसको बोल दिया μ2, बोलता है इसका म्यू नेट निकाल के बताओ, ठीक है, इसका म्यू नेट निकाल के बताओ, कैसे निकालोगे, इसका वेक्टर कंपोनेंट इधर निकलेगा, इसका वेक्टर कंपोनेंट इधर निकलेगा, अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो, ठीक है, दोनों को मिला के बराबर कर देना। अगर ऐसा हुआ कि ए ज्यादा पावरफुल है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और सी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये आपको याद रखना है जब मैं बोल रहा हूं उसके साथ साथ, तो क्या होगा, इन दोनों के हिसाब से, मतलब ये ऐसे बन रहा है, दो कंपाउंड ऐसे बन रहे हैं, तो इन दोनों का जो नेट वेक्टर होगा वो इधर आएगा, वो आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करते हैं, आपको फॉर्मूलाज पता होंगे, म्यू के मतलब वेक्टर्स के सम का फॉर्मूला आपको पता होगा, दो वेक्टर 90 डिग्री पे कैसे करना है, 45 डिग्री पे कैसे करना है, 120 डिग्री का आपको पता है सही, तो 90 डिग्री पे उनके हम लोग साइन और कोस कंपोनेंट्स निकालते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आगे स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द आयोनिक कंपाउंड नेचर, कि किसी भी जो हमारा डाइपोल मूवमेंट है उससे हमें हेल्प क्या मिलती है। तो याद रखना कि आयोनिक कंपाउंड्स का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वहां से म्यू निकाल सकते हैं, आयोनिक कंपाउंड का म्यू कभी नहीं निकालेंगे, पहली बात तो कोवेलेंट कंपाउंड का म्यू निकालते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा क्या होता है बेटा कि आयोनिक कंपाउंड के अंदर भी कोवेलेंट नेचर आते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर भी आयोनिक नेचर आते हैं। जब कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर आयोनिक नेचर आते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पोलैरिटी, क्या बोलते हैं, पोलैरिटी, और उसको निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का। तो डाइपोल मोमेंट का हम लोग कैसे फॉर्मूला निकालते हैं, देखो यहाँ पे, कि जब भी परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर निकालना है, किसके अंदर निकालना है हमको, कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर, आयोनिक कैरेक्टर हैविंग सम कोवेलेंट कैरेक्टर, कुछ भी ऐसा निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगाना है, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू ऑब्जर्व्ड मतलब अपॉन म्यू थ्योरेटिकल, म्यू ऑब्जर्व्ड जो आप कैलकुलेट करते हैं, इतना डीप में नहीं आएगा वैसे क्वेश्चन, पर फिर भी मैं आपको थ्योरी के हिसाब से बता रहा हूं, म्यू ऑब्जर्व्ड जो आप कैलकुलेट करोगे, और म्यू थ्योरेटिकल कहां पे दिया होगा, क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, कहां दिया होगा, क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, उस तरीके से आप निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई, ये पॉइंट है, इसको आप सिर्फ याद रखने के बेस पे कर सकते हो कि द ट्रांस आइसोमर यूजुअली प्रोसेसेस ईदर जीरो डाइपोल मोमेंट और लो वैल्यू। ट्रांस आइसोमर क्या होते हैं, पहली बात तो आइसोमर क्या होते हैं ये हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड में, वहां पे कंटिन्यू रहेगा। तो ऐसे आइसोमर्स जिनकी सिमिट्री होती है, ठीक है, जिनकी क्या होती है, सिमिट्री होती है, इनको हम लोग बोलते हैं, जिनके अंदर सिमिट्री होती है, जिसके अंदर इसिमिट्री होती है, उस तरह से बोलते हैं सिस और ट्रांस। तो उस कंपैरिजन में हम लोग इनके डाइपोल मोमेंट्स को निकाल सकते हैं, और वहां पे हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं या अजम्पशंस लगा सकते हैं कि इनका जो डाइपोल मोमेंट होगा, म्यू की वैल्यू जो होगी वो या तो जीरो होगी या बहुत ही लो वैल्यू की रहेगी। आई होप यहां तक का सब कुछ क्लियर है। ये कुछ चीजें हैं इतना डीप में एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। हाँ, यहां से एक टेक अवे है कि मैं आपको फाइयांस रूल एक्सप्लेन करूंगा। फाइयांस रूल बेसिकली हम लोग आयोनिक कंपाउंड के लिए करते हैं, वो मैं आपको जरूर से एक्सप्लेन करूंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। की टेक अवेज क्या है बेटा, यहां से की टेक अवेज है कि हमको स्ट्रक्चर देखना आना चाहिए, हमें ये टेबल इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आगे भी अगर आप देखोगे AX4 मतलब ए की तरफ 4 बॉन्ड जमाने के कितने तरीके हो सकते हैं, या तो आप उसको स्क्वायर प्लेनर में जमाओगे, या आप उसको टेट्राहेड्रल में जमाओगे, या आप उसको जमाओगे सीसो में। सीसो का मतलब क्या होता है, आपने कभी देखा है वो सीसो, इस पे हम लोग बैठते हैं और वो ऊपर नीचे होता रहता है, उस तरह के स्ट्रक्चर भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं SF4, ठीक है। सीसो वाले स्ट्रक्चर में क्या होगा, वहां पे म्यू नॉन जीरो रहेगा। अगर स्क्वायर प्लेनर बन रहा है, जैसे कि XeF4 बन रहा है, AX4 के अंदर अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जाम्पल क्या बन रहा है, XeF4 जिनोन का कंपाउंड, ठीक है। याद रखिए जिनोन का भी कंपाउंड बनता है। जिनोन का कंपाउंड कब बनेगा, जब फ्लोरीन या ऑक्सीजन या फिर दोनों मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंसेस या एलिमेंट उसके साथ में कंबाइन होंगे, तभी लेबोरेटरी में कंपाउंड बनते हैं। तो जब जिनोन का कंपाउंड बनेगा तो वो ऐसा बनता है, ये चारों के चारों कैसे हो गए, 90 डिग्रीज पे चले गए, और इनके जो पोलर मूवमेंट है या इनका जो डाइपोल मूवमेंट है वो कैसा हो जाएगा, ऐसा।
आपस में ये 180 पे ये है कैंसिल आउट, ये 180 पे कैंसिल आउट, ठीक है। तो इसका डायपोल मोमेंट कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप AX7 का निकाल सकते हो, यहाँ पे IF7 मतलब आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड दिया हुआ है, इसका भी आप निकाल सकते हो। इसमें 5 नीचे रहेंगे और 2 ऊपर लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो AX6, तो 4 तो रहेंगे प्लेन में और 2 रहेंगे ऊपर नीचे, इस तरह से आप निकाल सकते हो। 4 जब ऊपर रहे, 4 जब प्लेन में और 1 ऊपर 1 नीचे रहेगा, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। इसका भी हमेशा म्यू नेट 0 आएगा, बिकॉज चारों का आपस में कैंसिल हो रहा है और उनका भी आपस में कैंसिल हो रहा है, ठीक है। एक बहुत अच्छा कंपाउंड मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, AX5 का एग्जांपल है PCl5। क्या एग्जांपल है, PCl5। अब अगर यहां पे 2 तरीके बन रहे हैं, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल बन रहा है और स्क्वायर पिरामिडल बन रहा है, ठीक है। अगर यहां पे स्क्वायर पिरामिडल बन रहा है तो उससे पहले आप ये समझो कि PCl5 के अंदर तो 0 आ रहा है, लेकिन यहां पे BrCl5 के अंदर 0 क्यों नहीं आ रहा। इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है इनका स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन, जो हम लोग एक्चुअली में समझेंगे VSEPR के अंदर। VSEPR बेसिकली एक थियोरी है जिसके अंदर किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स कौन से वाले, लोन पेयर वाले, और इलेक्ट्रॉन्स कौन से वाले, बॉन्ड पेयर वाले, आपस में किस तरीके से रहते हैं, उस थ्योरी को एक्सप्लेन किया जाता है VSEPR के लिए के हिसाब से, ठीक है। ये हमारा पोलारिटी चेक करने वाला कॉन्सेप्ट है, इसको डाइपोल मोमेंट बोला जाता है, डिबाई इसकी यूनिट है, ये याद रखनी है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अब हमारा नेक्स्ट बड़ा टॉपिक जो है फाइयांस रूल। कौन सा टॉपिक है ये हमारा, फाइयांस रूल। फाइयांस रूल में हम पढ़ना स्टार्ट करें उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आयोनिक साइज कैसे कैसे वेरी करते हैं। किसी आयन का साइज अगर वो मेटेलिक है तो, वो नॉन मेटेलिक है तो साइज वेरी कैसे करता है। हम उसको स्टार्ट करें उससे पहले आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। तो फाइयांस रूल में बेसिकली हमें यह समझना है कि आयोनिक बॉन्ड के अंदर एक मेटल और एक नॉन मेटल का कंट्रीब्यूशन होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने देखा था कि जिस मेटल की या जिस एलिमेंट की मेटेलिक नेचर अच्छी है वो एक अच्छा कैटायन बनता है, और जिस मेटल की या जिस नॉन मेटल की मैं बात करूं, अगर जिस नॉन मेटल की नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अच्छी है वो एक अच्छा एनायन बनता है। मतलब कि एक अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर वाला एलिमेंट और एक अच्छा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वाला एलिमेंट मिलके एक अच्छा आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। बट सारे मेटल्स की या सारे नॉन मेटल्स की जो कैरेक्टर्स हैं वो सेम नहीं होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी आयोनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट नेचर आना स्टार्ट हो जाती है, या किसी कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर भी थोड़ी सी आयोनिक नेचर होती है। तो अगर मैं बात करूं फाइयांस के रूल की, तो फाइयांस का रूल बेसिकली हमें एक्सप्लेन करता है कि किसी भी आयोनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट नेचर कब कब इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तीनों को हम लोग समझने की ट्राई करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 1 बोलता है कि जब भी कैटायन का साइज स्मॉल होगा तब तब उसकी कोवेलेंट नेचर बॉन्ड के अंदर बढ़ती जाएगी, ठीक है। जब जब कैटायन का साइज स्मॉल होगा तो उसके अंदर कोवेलेंट नेचर ऑफ बॉन्ड या बॉन्डिंग कोवेलेंट नेचर वाली बढ़ाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब जब कैटायन का साइज स्मॉल होता है उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है, और वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को या फिर सामने वाले कैटायन को अपने हिसाब से, सामने वाले आयन को अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट करता है। इस पोलराइजिंग पावर की वजह से उसके अंदर कौन सा नेचर आएगा? कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर आएगा। ये हमें याद रखनी है कि जब जब साइज छोटा होगा उसके अंदर कोवेलेंट नेचर बढ़ती जाएगी, उस कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट नेचर बढ़ेगी जिस कंपाउंड के अंदर छोटा कैटायन होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं अबाउट एनायन, तो जितना बड़ा एनायन होगा उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी। पावर ज्यादा होगी मतलब वो अच्छे से उसको पोलराइज कर पाएगा सामने वाले को या अपने कंपाउंड को, और जब पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो वापस से उसके अंदर कोवेलेंट नेचर बढ़ती जाएगी बॉन्ड के अंदर, ठीक है। ये हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप इन दोनों पॉइंट को समझ लीजिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं LiCl और KCl का, ठीक है। अब क्वेश्चन आया एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर आयोनिक या विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर कोवेलेंट, ठीक है।
पहला क्वेश्चन तो क्या आया, मोर आयोनिक। दूसरा क्वेश्चन क्या आया, मोर कोवेलेंट। ठीक है बेटा, अब इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे करेंगे। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्लोरीन मतलब कि एनायन तो सेम हो गया, तो एनायन की साइज से तो फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन यहां फर्क पड़ रहा है किसकी साइज से, कैटायन की साइज से। यहां पे Li का साइज, Li प्लस का साइज और K प्लस का साइज, दोनों में से कौन सा साइज बड़ा है, साइज के हिसाब से कौन छोटा हुआ, साइज के हिसाब से K प्लस बड़ा है, मींस Li इज स्मॉलर देन K प्लस। ठीक है, तो जब Li का साइज छोटा है तो क्या इसकी पोलराइजिंग पावर नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। और जब इसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो Li विल बी मेकिंग मोर कोवेलेंट वाला, और ये बनाएगा थोड़ा सा ज्यादा आयोनिक वाला। ठीक है, तो मोर आयोनिक कौन हो जाएगा इन दोनों के बीच में से, बताओ, KCl। मोर कोवेलेंट कौन हो जाएगा इन दोनों के बीच में से, LiCl। समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, सेकंड पॉइंट हमको बोलता है कि साइज ऑफ एनायन, जितना बड़ा साइज होगा उतना ही बड़ा कोवेलेंट नेचर उसके अंदर आएगा। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, सेम पॉइंट में हम लोग एक और क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन क्या लगाएंगे, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में अब मैंने आपको दिया, एक तो दिया मैंने आपको LiF और एक मैंने आपको दिया LiCl। दोनों में से बताओ ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा। ऑब्वियसली ज्यादा कोवेलेंट होगा हमारा ये वाला। क्यों, क्योंकि इसके अंदर, चलो इसको हटा के मैं आपको थोड़ा सा और एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, क्योंकि Li वाले तो वैसे भी हमको कंफ्यूज करते रहेंगे। आप इसकी वैल्यूज देखोगे कहीं पे, जिसने पहले से पढ़ रखा होगा उसको डाउट आएगा। इन दोनों में बताओ कौन ज्यादा कोवेलेंट होगा, बताओ ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा, ये होगा, क्योंकि यहाँ पे Cl का साइज बड़ा हुआ है। बड़ा कैटायन अच्छा आयोनिक बॉन्ड बनाता है, बट बड़ा एनायन अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। बड़ा कैटायन मतलब वो इजीली इसका इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उसकी मेटेलिक नेचर अच्छी है। ठीक है, तो बड़ा कैटायन देखना है तो वहां पे हम कौन सा प्रॉपर्टी देखेंगे, उसकी आयोनिक प्रॉपर्टीज देखेंगे। लेकिन अगर हमने बड़ा एनायन देखना स्टार्ट कर दिया तो कौन सी प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेगी, उसकी हमको देखनी पड़ेगी उसकी कोवेलेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये रहा, चलो उस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार ये क्वेश्चन देखते हैं। एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि CaCl2 और HgCl2, बताओ इन दोनों में से कौन ज्यादा आयोनिक है, बताओ इन दोनों में से कौन सा ज्यादा आयोनिक है, बताओ। आप लोग इजीली टेबल में देख के बता सकते हो कि कैल्शियम कहां आता है और मर्क्यूरी कहां आता है। आप लोग इजीली देख के बता सकते हो कि टेबल में मर्क्यूरी कहां आता है, कैल्शियम कहां आता है। तो साइज किसका बड़ा होगा किसका छोटा होगा, आप आराम से देख के बता सकते हो, और आपको पता लग जाएगा कि HgCl2 कैसा है इन कंपैरिजन ऑफ CaCl2। पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 बोलता है कि लार्ज चार्ज ऑन ईदर ऑफ द टू आयंस। ठीक है, आपको जो आयन मिले उसके ऊपर चार्ज कैसा है, लार्ज। तो यहां पे क्या लिखना, क्या मतलब है इसका, कि एज द चार्ज ऑन द आयन इंक्रीजेज द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ द कैटायन, क्या, द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ द कैटायन फॉर हुम, फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनायन। जब चार्ज बढ़ेगा बेटा, क्या बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा, तो इसकी जो पावर है, किसकी, कैटायन की पावर है, वो एनायन के आउटर मोस्ट शेल के ऊपर बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब आउटर मोस्ट शेल के ऊपर बढ़ रही है तो क्या पोलराइजिंग पावर नहीं बढ़ रही है, पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है तो मतलब क्या आ जाएगा उसके अंदर, कोवेलेंट नेचर आ जाएगा। दोबारा समझना कि अगर किसी पे +3 चार्ज है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को खींचना चालू कर देगा अपनी तरफ। तो क्या होगा, ये इसको बोला जाएगा उसकी पोलराइजिंग पावर। क्या बोलेंगे बेटा, उसकी पोलराइजिंग पावर। इसी वजह से वहां पे क्या आएगा, वहां पे आएगा कोवेलेंट नेचर। तो आप सिंपल सा समझ सकते हो कि अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, NaCl और MgCl2, बताओ दोनों में से कौन ज्यादा कोवेलेंट होगा। यहां पे क्लोरीन क्लोरीन सेम हो गया तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे फर्क किसे पड़ेगा, इस पे, और यहां पे इस पे देखो ध्यान से, चार्ज भी चेंज हो रहा है। अगर मैंने यहां पे लास्ट में डाल दिया AlCl3
तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि AlCl3 कोवेलेंट क्यों है। ये आपको समझ में आना चाहिए कि अब AlCl3 कोवेलेंट क्यों हो चुका है, क्योंकि इसके ऊपर +3 चार्ज है, और +3 चार्ज होगा तो जल्दी पोलराइज करना चाहेगा, और जल्दी पोलराइज करना चाहेगा तो क्या बनाएगा, ये कोवेलेंट नेचर वाला कंपाउंड। इसकी कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगी सबसे, इन तीनों में से। ठीक है, आई होप ये समझ में आ चुका होगा आपको। चलो, बिफोर आई स्टार्ट द अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। एक्स्ट्रा इन द सेंस हमको पढ़ना है यहां पे कि कुछ हाइपरवेलेंट स्ट्रक्चर्स, क्योंकि अब मैं वीबीटी स्टार्ट करूंगा, उसके बाद में वीएसीपीआर आएगा। तो कुछ हाइपरवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो हमको समझने हैं। जैसे कि सबसे फेमस हाइपरवेलेंट स्ट्रक्चर जो हमारे पास में है वो है H2SO4। इस स्ट्रक्चर का जो इमेजिनेशन है वो समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो ध्यान से, ये मैंने सल्फर को रखा। अब सल्फर के पास में आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 होता है, पर इसकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी इसकी है सिर्फ 2। तो देखा जाए तो सिर्फ 2 बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या बेटा, प्रॉब्लम ये है कि यहां पे 4 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब 4 ऑक्सीजन मतलब इसके आसपास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का इफेक्ट ज्यादा है, तो क्या होगा, ये अपनी वैलेंसी को एक्सीड कर जाएगा, क्योंकि सल्फर हैज डी सबशेल अवेलेबिलिटी। क्या है इसके पास, डी सबशेल की अवेलेबिलिटी है, इसीलिए इसको एक पावर मिलती है कि ये अपने सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर सकता है। क्या हर बार करेगा, जरूरी नहीं है, लेकिन ये कभी कभी अपने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज कर सकता है, जैसे कि ये यहां करेगा। तो ध्यान से देखते हैं, सल्फर एक बॉन्ड बनाएगा यहां पे ऑक्सीजन से, दूसरा बॉन्ड बनाएगा यहां पे दूसरी ऑक्सीजन से। ठीक है, और 2 बॉन्ड बनाएगा अपने इन दोनों ऑक्सीजन के साथ में। अब जो ये हाइड्रोजन्स हैं बेटा, वो कॉर्नर में लगेंगे। आप चाहें तो मेरी बात को निगेट कर सकते हैं और आप लगा दीजिए हाइड्रोजन को सल्फर के साथ में। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर सल्फर तो हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड तो बना लेगा, हाइपोथेटिकली बना लेगा, पर ऑक्सीजन का क्या होगा फिर, समझ में आ गया। इसे बोला जाएगा हाइपरवेलेंट का केस। इसी तरीके से अगर आप इसको समझ चुके हैं तो आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा H3PO4 को। इनका तरीका हमें फिलहाल इस लेवल पे तो समझ में नहीं आएगा, इसके तरीके और भी होते हैं। सबसे बेस्ट तरीका जो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं, जो मैंने खुद ने फॉलो किया हुआ है, वो है प्रैक्टिस वाला, कि आप इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिस करते रहिए, तभी ये आपको आ पाएंगे। ठीक है, हाइपरवेलेंट का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि अगर सेंट्रल एटम के पास में डी सबशेल वैकेंट है या खाली है, तो ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स को लेके भी बॉन्ड बना सकता है। जैसे कि आप ये वाला एग्जांपल देखो, एक बहुत मस्त एग्जांपल है हमारे लिए, HClO3, ये एग्जांपल है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाने का एक बार सोचिए। तो HClO3 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी होती है सिर्फ 1। ठीक है, लेकिन क्लोरीन भी वापस से डी सबशेल रखता है, तो बिकॉज क्लोरीन हैज वैकेंट डी सबशेल, मतलब इसके पास चांस है कि जब जब कोई पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसके पास आएगा FON में से, तो ये उसमें से एक वैकेंट डी शेल को सबशेल को ले सकता है और वहां से इलेक्ट्रॉन बना सकता है। वापस से आप ट्राई कर लीजिएगा कि आप हाइड्रोजन का बॉन्ड क्लोरीन के साथ बनाएंगे तो स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो Cl कुछ इस तरीके से बनाएगा, 2 बॉन्ड यहां पे, 2 बॉन्ड यहां पे, 1 बॉन्ड यहां, और ये इस तरीके से इसका कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। सिमेट्रिकल नहीं है, बट ये आपको मैं सिर्फ एक सिंपल सी नॉलेज दे रहा हूं। ध्यान से देखो, क्लोरीन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 10 बॉन्ड इसके, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं आपस में इनके, 5 क्लोरीन के और 5 ऑक्सीजन के। क्लोरीन के वैलेंस में से 7 में से 5 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है। इस तरह से HClO4 भी बनेगा। ठीक है, और भी सारे बन सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है।
H2SO3 बन सकता है, H2SO4 तो बना ही लिया है आपने, H2S2O7 भी बन सकता है यहाँ पे। इन सब की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी क्योंकि ये हाइपर वैलेंट कैटेगरी में काउंट होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक फ्रेश टॉपिक, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये आपको बेसिकली समझाएगी कि जो बॉन्ड बनते हैं आपस में वो कैसे बनते हैं। ठीक है, जो बॉन्ड बनते हैं उस टाइम पे ऑर्बिट्स में अट्रैक्शन कैसा होता है। हमने बोल दिया बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, पर बनता कैसे है, एक्चुअली में हो क्या रहा था, क्या सिचुएशंस वहां पे जनरेट हुई, क्या म्यूचुअल अग्रीमेंट हुआ दो एलिमेंट के बीच में, दो एटम के बीच में, किस तरह से इलेक्ट्रॉन सब शेल से बाहर निकलते हैं, ये सब किसने एक्सप्लेन किया था, वीबीटी ने। और इसी के बाद हमको पढ़नी पड़ती है VSEPR। ठीक है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा इसके बाद में। अच्छा, इसको दिया किसने था, हिटलर एंड लंदन ने। ये वो हिटलर नहीं है आप जो सोच रहे हैं। ठीक है, और बाद में मॉडिफाई किया था पॉलिंग एंड स्लेटर ने। स्लेटर्स रूल हम लोगों ने पढ़ा था, कहां पे पढ़ा था बताइए, चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कब बनता है ये कि टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड टू एटम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा सारी की सारी, इसीलिए मैं आपको रिटर्न फॉर्मेट में दे रहा हूं, आपको याद रखनी है। इसको याद करके नोट्स बना के रखिएगा अपने पास में कि व्हेन टू एटम्स और टू एलिमेंट्स आर ट्राइंग टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, उनको पास में आना पड़ेगा। ठीक है, और इतना पास में आना पड़ेगा कि इनके ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में ओवरलैप करें। जैसे कि ये एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, इनके पास में इतना आना है कि इनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर जाएं। ठीक है, देखो ध्यान से, ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, इसी कंडीशन के बाद में बॉन्ड इनिशिएशन होगा। ठीक है, और वो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेंगे, अरे यार जब उनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है तभी तो वो बॉन्ड बनाएंगे ना। अब यहां खास बात समझो कि एंटी स्पिन ओवरलैप्स करेंगे हमेशा। जो इलेक्ट्रॉन जो एंटी स्पिन रखते हैं, जैसे एक अगर अप स्पिन है तो एक डाउन स्पिन वाला, वही ओवरलैप करते हैं। ठीक है, ये हमको याद रखनी है चीज। ठीक है, आगे चलेंगे। इसके बाद जब ओवरलैपिंग हो चुकी है तो न्यू लोकलाइज्ड बॉन्ड ऑर्बिटल बनता है, एक नया बॉन्ड ऑर्बिटल बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, वो शेयरिंग वाली बात है कि हम दोनों, एक मैं हूं और एक दूसरा आदमी है, हम दोनों ने बिजनेस करना स्टार्ट किया, हम दोनों बिजनेस करना चाहते हैं। मैं लाया 50,000, उसने भी लगाया 50,000, हम दोनों एक मीटिंग प्लेस पे मिले। ठीक है, हम दोनों ने एक मीटिंग प्लेस में मिले और हमने बिजनेस करना स्टार्ट करना का सोचा, हमारे दिमाग में वो बात आई। अब सबसे पहली चीज क्या है बिजनेस करने के टाइम पे, कंपनी का नाम होना चाहिए। कंपनी का नाम न्यू होगा, तो वो न्यू कंपनी का नाम क्या है कि न्यू लोकलाइज्ड बॉन्ड ऑर्बिटल। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है किसकी, इलेक्ट्रॉन के मिलने की। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा था ना आपने, उसमें हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है किसी शेल के अंदर। अब जब दो इलेक्ट्रॉन्स ने अपना एंटी स्पिन वाला थे, उन्होंने लोकलाइज हो गया, वापस से एक उन्होंने एरिया बनाया, उस एरिया में ही सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की। और कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, अगेन ये भी बनता है अट्रैक्शन से। किसके अट्रैक्शन के, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है किस किस के बीच में, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना किसका, स्पिन और एंटी स्पिन इलेक्ट्रॉन्स का, इसके बीच में जब अट्रैक्शन हुआ तब जाके कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, बिटवीन अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द रेडाई एंड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में कौन कौन होगा, स्पिन एंड एंटी स्पिन इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, तब जाके ये कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा आगे कैसे कैसे बनता है ये। ठीक है, इसके बाद में जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ज्यादा उसके अंदर स्ट्रेंथ रहेगी और उतनी कम उसकी बॉन्ड लेंथ रहेगी। जितना पास आओगे उतना छोटा बॉन्ड बनेगा, मतलब कि जितना पास आओगे बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी होगी और उतनी ही उसके अंदर अट्रैक्शन और स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। बॉन्ड को तोड़ने में उतनी ही एनर्जी लगेगी, मतलब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, और बॉन्ड की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। जितना छोटा बॉन्ड ऑर्डर, मतलब बॉन्ड की लंबाई जितनी छोटी उतनी ज्यादा उसके अंदर स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ आएगी। चलें आगे। द ओवरलैपिंग डिपेंड्स अपॉन द, ये भी याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं समझाऊंगा, क्योंकि इसमें एसएस ओवरलैपिंग आती है, इसके अंदर एसपी आती है, पीपी आती है, फिर उससे सिग्मा और पाई बॉन्ड्स बनते हैं। तो वो हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि जब ये ओवरलैपिंग हो रही है तो ये किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड करती है नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स पे। ठीक है, आपके जो ऑर्बिटल वहां पे आ रहे हैं ओवरलैप करने के लिए, उनकी नेचर पे डिपेंड करती है कि उनकी नेचर कैसी है।
ठीक है, जितने पास में वैलेंस शेल होंगे किसके, न्यूक्लियस के, जितने पास में न्यूक्लियस के होगा ये वैलेंस शेल, न्यूक्लियस के पास में जितना पास में वैलेंस शेल होगा उतनी ही ज्यादा ओवरलैपिंग में बॉन्ड एनर्जी निकलेगी, बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज्यादा हाई होगी और उतनी ही उसमें एनर्जी निकलेगी। ठीक है, अब यहां पे ओवरलैपिंग के लिए जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है वो देख लेते हैं एक बार। उतनी ही ज्यादा उसमें बॉन्ड एनर्जी निकलेगी, एक बार उसका हम लोग ऑर्डर देख लेते हैं। हाँ, तो बिटवीन टू सबशेल्स ऑफ सेम एनर्जी लेवल, लेट्स से कि हमारे पास दो सबशेल ओवरलैप करने आए, दोनों की एनर्जी कैसी है, सेम है, दो सबशेल हमारे पास में ओवरलैप करने आए हैं, दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है या सेम ही मानते हैं, तब उस केस में जो जितना ज्यादा द सबशेल मोर डायरेक्शनली कॉन्सेंट्रेटेड शोज मोर ओवरलैपिंग। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन जितनी ज्यादा फोकस्ड रहेगी, मतलब जिसके अंदर डायरेक्शन की जितनी ज्यादा अहमियत रहेगी उतनी ज्यादा उसके अंदर से बॉन्ड एनर्जी भी निकलती जाएगी। जैसे कि एस के अंदर की मैं बात करूं तो एस के अंदर कोई भी डायरेक्शन सेंस नहीं होती है। एस का जो सबशेल का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, गोल होता है। एस का सबशेल कैसा होता है, गोल होता है, तो उसके अंदर की बॉन्ड एनर्जी थोड़ी सी कम रहेगी। एस और पी में भी थोड़ा सा ऐसे रहेगा, लेकिन पी और पी में कैसा रहेगा, पी और पी में डायरेक्शंस होती हैं, डंबल वाली स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो इनकी जब ओवरलैपिंग होगी तो इनकी बॉन्ड एनर्जी भी थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन किया गया है, याद रखिए। इस पॉइंट नंबर 9 को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि जब जब एस और एस ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड बनेगा सिग्मा। ठीक है, एस और पी ओवरलैप करेंगे तब भी बॉन्ड बनेगा सिग्मा। पी और पी का एक टाइप जब ओवरलैप करेगा तब भी बॉन्ड बनेगा सिग्मा। और पी और पी के जो जैसे तीन टाइप होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तो अगर हमने पी एक्स को हमारी मेन डायरेक्शन माना है तो जब पी एक्स और पी जेड बनेंगे तब जो बॉन्ड बनेगा, मतलब पी जेड और पी जेड बनेंगे तब जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। दो तरह के बॉन्ड बनते हैं इस ओवरलैपिंग के अंदर, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, जब उसमें डायरेक्ट ओवरलैपिंग हो रही है, हेड टू हेड वाली ओवरलैपिंग होगी, तब तब कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। और जब लेटरल पार्ट ओवरलैपिंग होगी, ऊपर नीचे वाली ओवरलैपिंग होगी, तब कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। ठीक है, याद रखना, हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे थोड़ा सा आगे जाके। तो बेसिकली कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अगर एक एस और दूसरा एस आपस में ओवरलैप करेंगे तो ये बॉन्ड कौन सा बनेगा, इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये एस एस का ओवरलैपिंग है। अगर एस का ओवरलैपिंग इससे हो रहा है, किससे, एक पी ऑर्बिटल से हो रहा है, तो यहां पे कैसा बनेगा, ओवरलैपिंग मतलब जुड़ना होता है, अगेन ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, सिग्मा। ठीक है, अब दो पी हेड टू हेड मिल रहे हैं, दो पी हेड टू हेड मिल रहे हैं, तो यहां पे बॉन्ड कैसा बनेगा, वापस से देखो ध्यान से बेटा, ये दो पी थे, ये हेड टू हेड मिल रहे थे, इस जगह पे बॉन्ड कैसा बन रहा है, वापस से सिग्मा। हमारे लिए थोड़ा सा फोकस वाली बात यहां आएगी कि जब ये लेटरल बॉन्डिंग कर रहे हैं, मतलब कि ऊपर नीचे वाली बॉन्डिंग हो रही है, ये एक पी ये दूसरे पी से मिल रहा है, तो जनरली यहां पे जो बॉन्ड बनता है उसको बोला जाता है पाई बॉन्ड। देखो ये दो जगह पे लग रहा है, इसको बोला जाएगा पाई बॉन्ड। मैं आपको वापस से एक बार इसमें दिखा देता हूं कैसे बन रहा है ये बॉन्ड। देखो इस जगह पे बॉन्ड बन रहा है, यहां पे इस जगह पे बॉन्ड बन रहा है, यहां पे इस जगह पे बॉन्ड बन रहा है, यहां पे इस जगह पे और इस जगह पे, दो जगह से बन रहा है, तो इसको बोला जाएगा पाई बॉन्ड। ये हमें याद रखना है, ओवरलैपिंग में ही बनेगा, दोनों की स्पिन एंटी स्पिन होनी चाहिए, तब जाके इलेक्ट्रॉन को ओवरलैप करेगा और उसके लिए नया बॉन्ड बनाने की जगह देगा। इसको बोला जाता है हमारा ओवरलैपिंग ऑफ एस और पी। याद रखिए जनरली हम लोग क्या मानते हैं कि पी एक्स जो हमारा प्रिंसिपल वाला एक्सिस माना जाएगा, तो पी एक्स के हिसाब से अगर पी एक्स और पी एक्स में बॉन्ड बनेगा तो कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा। पी एक्स और पी वाई में बॉन्ड बनेगा तो कौन सा बनेगा, सिग्मा। लेकिन पी जेड में कौन सा बनेगा, पाई। ये हमें याद रखना है। अब इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस है, वो हमको समझना है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो स्टार्ट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है,
इट रिजल्ट्स फ्रॉम द एंड टू एंड ओवरलैपिंग ऑफ 2s ऑर्बिटल्स और 2 पाई ऑर्बिटल्स और 1s एंड 1 p ऑर्बिटल्स। ठीक है, जब भी 2s मिलेंगे 2p मिलेंगे या फिर 1s और 1p मिलेगा तब इस कंडीशन में सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। ऑन दी अदर हैंड अगर पाई बॉन्ड की बात करेंगे तो जब 2p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे लेटरल मींस ऊपर और नीचे, तब कौन सा बॉन्ड बनेगा? वहां पे पाई बॉन्ड बनेगा। याद रखिए सिग्मा बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। क्यों? देखो ध्यान से, ये मेरा एक ऑर्बिटल है, दूसरा ऑर्बिटल, ये हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसने देखो 4 फिंगर्स को टच किया और ये बॉन्ड बनाया, ऐसा स्ट्रांग बन गया चारों की चारों स्ट्रेंथ के साथ में। ठीक है, अब अगर ये लेटरल बॉन्डिंग कर रहे हैं, लेटरल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? इस तरह से करेंगे, मतलब ये ऊपर वाले ऊपर करेंगे, नीचे वाले नीचे करेंगे। देखो इसमें कितनी वीकनेस है, ये बीच का गैप खाली सारा का सारा। मैं कुछ भी ट्राई कर लूं, जैसे अगर मैं ऐसे भी करूंगा तो बीच का गैप खाली सारा का सारा, दिख रहा है आपको? इस वजह से यहां पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम होती है। ठीक है, यहां पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम होती है। आगे चलते हैं, बॉन्ड एनर्जी कितनी है? 80 किलो कैलोरी है और यहां पे लेस देन 80 किलो कैलोरी है। ज्यादा स्टेबिलिटी किसके अंदर है? सिग्मा बॉन्ड के अंदर, के अंदर कम है। अब जब स्टेबिलिटी ज्यादा है तो रिएक्टिविटी कम होगी, स्टेबिलिटी कम है तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, ये कभी भी अकेला रह सकता है, सिग्मा बॉन्ड्स अकेले रह सकते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड्स कभी भी अकेले नहीं रह सकते। ठीक है, दूसरा, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल अबाउट द इंटरन्यूक्लियस एक्सिस। मैंने कहा था कि px को अगर आप इंटरन्यूक्लियस मान लोगे तो क्या होगा? वो सिमेट्री बना देगा, लेकिन यहां पे जब पाई बॉन्ड बनता है तो वो क्या बनता है? z पे बनता है, तो यहां पे सिमेट्री नहीं है। एग्जांपल देखो, अगर मैं बात करता हूं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। यहां पे क्या हुआ बेटा? समझना ध्यान से, इसके पास में, ठीक है, अब इसके लिए स्पिन उल्टी रहेगी, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब यहां पे हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो ओवरलैपिंग होगी वो किस किस के बीच में होगी? इसके बीच में और इसके बीच में होगी। ठीक है, यहां पे क्या होगा? अगर ये px है, ये py है और ये pz है, यहां पे भी ये px है, ये py है और ये pz है, तो क्या होगा बेटा? ध्यान से देखो, इसका जब इससे बनेगा तो ये सिग्मा बॉन्ड है, इसका जब ये इससे बनेगा तो सिग्मा बॉन्ड है, और pz कब बनाएगा? पाई बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पे ध्यान रखना, हम इसको ऐसे दिखाते हैं कि एक सिग्मा के बाद में एक पाई आता है और फिर वापस सिग्मा आता है, तो ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा? सिग्मा। ये कैसा हो जाएगा? पाई। ये कैसा हो जाएगा? वापस से सिग्मा। ठीक है, आप बोलोगे कि सर वाई तो बीच में आ रहा है, लेकिन बेटा जब हम डायरेक्शन को 90 डिग्री पे सेट करेंगे, मतलब 3D में सेट करेंगे, तो वो इस तरह से दिखेगा कि एक सिग्मा के बाद में एक पाई और फिर सिग्मा आता है। ठीक है, इसी की तरह अगर मैं हाइड्रोजन वाले की बात करूं, ये हाइड्रोजन का एक एटम है, दूसरा एटम, यहां पे इसका ये एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे इसका ये एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो वो इस तरह बनेगा। यहां पे सिर्फ और सिर्फ एस एस का हो रहा है, इसलिए जो H का बॉन्ड बन रहा है दूसरे H के साथ में, ये बॉन्ड कैसा है? सिग्मा बॉन्ड। समझ में आ गई ये चीज? मतलब कि उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है। क्लियर हो गई ये बात? इसको बोला जाता है VBT या फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। दो टॉपिक बचे हुए, तीन टॉपिक बचे हुए हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट वाले। एक तो है हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद में VACPR, और लास्ट में बचा हुआ है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो समझते हैं बेटा एक बार। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट हाइब्रिडाइजेशन की, कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जब हम बॉन्ड बनाने का सोचते हैं तो क्या वो ऐसे बन जाता है क्या? नहीं। यहां पे अभी तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि वो ऐसे बना, P आया, PY आया, लेकिन जब एक्चुअली में बॉन्डिंग होती है ना, वहां पे सारे ऑर्बिटल्स की, सारे सब शेल्स की इंटरमिक्सिंग होती है। मतलब क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप S वाले हो, P वाले हो, कि आप D वाले हो, वो सबको बराबर नजरों से देखते हैं। मतलब कि जब दो एलिमेंट या दो एटम के बीच में एक्चुअली में बॉन्ड बनेगा, तब वहां पे क्या होता है कि सारे के सारे ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या कर देते हैं? न्यूट्रल कर देते हैं। कैसे करेंगे?
उसके लिए हम लोग करते हैं इंटरमिक्सिंग। क्या करते हैं? इंटरमिक्सिंग। इस इंटरमिक्सिंग के बाद क्या होगा? सारे ऑर्बिटल्स सेम हो जाएंगे, सब के सब ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। जैसे ये देखो, ये नाइट्रोजन है, ठीक। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा इसका? 1s2 2s2 2p3। इसका क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p3, यही बनेगा। इसकी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन कौन करेगा? p और p, यही करेंगे। इसकी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन कौन करेगा? p और p, ठीक है। हमको दिख रहा है कि इसके p में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, हमको दिख रहा है इसके p में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में वहां क्या करना पड़ता है? हमको इन सबको सेम एनर्जी लेवल पे लेके आना पड़ता है, ठीक है। सेम एनर्जी लेवल पे लेके आना पड़ता है। अच्छा, हमें कैसे पता कि इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बोलता हूं कि चलो हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते हैं, लेट्स नॉट एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मानते ही नहीं है इसको, तब क्या हो रहा है कि हमको लगता है कि पहले इलेक्ट्रॉन x में जाएगा, फिर y में जाएगा, फिर z में जाएगा। क्यों भाई? ये तो मैंने अज्यूम किया है ना कि px मेरी मेन एक्सिस है, किसी ने अज्यूम कर लिया py मेरी मेन एक्सिस है, किसी ने बोल दिया pz मेरी मेन एक्सिस है, तो फिर क्या करोगे? उसने यहां पे px py pz लिखने की जगह पे pz py px लिख दिया, फिर क्या करोगे? समझ रहे हो आप? ये ओरिएंटेशन का फर्क था, ठीक है। हमें क्या पता कि इलेक्ट्रॉन पहले सिर्फ वहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन की जब फिलिंग होती है या इलेक्ट्रॉन को जिस ऑर्बिटल में घूमना होता है, उसके लिए वो सारे के सारे बराबर होने चाहिए। इसीलिए हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया है? इंटरमिक्सिंग का। कि जितने भी शेल हैं, वो शेल अपना प्रीवियस जो शेप या स्ट्रक्चर था या उनकी जो प्रीवियस एग्जिस्टेंस थी उसको छोड़ देंगे। अब किसी भी कंपाउंड में जब वो काम आ रहे हैं, किसी भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल में जब वो काम आ रहे हैं, तो उनकी एक नई स्ट्रक्चर, एक नई एग्जिस्टेंस बनेगी। बात समझ में आ रही है चीज? कि जब वो किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स के जो ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एक नई एग्जिस्टेंस निकल के आएगी। ऐसा करो कि नाइट्रोजन वाला ये भी एटम उठाओ, ये एटम भी उठाओ, इन दोनों को मिक्सर में डाल दो, ग्राइंड कर दो फटाफट से। अब बताओ कौन सा नाइट्रोजन कहां है? दोनों तो बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो गए ना। इसी को बोला जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। कि हमने क्या किया? सारे ऑर्बिटल्स को उठाया, जो जो बॉन्ड में काम में आने वाले थे, सबको इंटरमिक्स कर दिया। पहले आपको क्या दिख रहा था बेटा? कि आपको दिख रहा था कि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन तो s के हैं और 3 किसके हैं? p के हैं। यहां पे क्या था? 2 s के थे और 3 p के थे, ठीक है, यही हो रहा है। लेकिन जब इनका हम लोगों ने इंटरमिक्सिंग किया, तो ये सारे के सारे किसी एक नए लेवल पे पहुंच गए। इनकी जब हम लोगों ने इंटरमिक्सिंग करी, इनको जब हम लोगों ने हाइब्रिडाइज किया, तो ये सारे किसी और एनर्जी लेवल पे पहुंच गए, ठीक। ऐसा है, वापस एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको, ठीक है। एक घर है, उसके अंदर 3 फ्लोर्स हैं। क्या है? 3 फ्लोर्स हैं। एक फ्लोर पे 2 कमरे हैं, एक फ्लोर पे 3 कमरे हैं, एक फ्लोर पे 4 कमरे हैं, ऐसा हम लोगों ने मान लिया। समझ में आया? अब एक बूढ़ा आदमी आया, उसको रहने के लिए तीनों जगह पॉसिबल है। अगर वो फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो सेकंड फ्लोर पे जाएगा, चढ़ के जाना पड़ेगा, लिफ्ट से जाना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी। फिर थर्ड पे जाएगा तो फिर चढ़ के जाना पड़ेगा, लिफ्ट से जाना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी। तो ओनर ने क्या किया? उसने एक नया मकान खरीदा और 7 के 7 फ्लोर्स, 7 के 7 रूम्स जो हम लोगों ने दिए थे, मतलब सॉरी 4 3 और 2, मतलब 9 रूम्स दिए थे 9 व्यक्तियों के लिए। मान लो उसको कि एक आदमी यहां रह सकता है, वहां रह सकता है। तो मतलब अगर ऐसा होता कि जैसे मान लो 9 लोग रहने आए, तो फर्स्ट 2 तो आराम से रह जाएंगे नीचे, बाकी 3 ऊपर जाएंगे, 4 ऊपर जाएंगे, तो वृद्ध व्यक्ति दिक्कत हो जाएगी ना उनको। तो ओनर ने क्या किया? 9 रूम्स एक ही फ्लोर पे बना दिए, सब सेम डिस्टेंस पे। अब रहो जहां रहना है। तो सारे के सारे वृद्ध लोग खुश हो गए, अब उनको चलने की जरूरत नहीं है। तो वृद्ध लोग कौन मान सकते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन्स। और वो जो कमरे हैं वो कौन मान सकते हैं? नए बने हुए हाइब्रिडाइज्ड सबशेल्स या ऑर्बिटल्स, ठीक है। जो पहले आए थे वो ऐसे थे, अब इंटरमिक्सिंग के बाद सबके सब बराबर हो जाएंगे। तो यही इन्होंने समझाया था, स्लेटर ने और पाउलिंग ने, कि हम लोग को क्या करनी है? हाइब्रिडाइजेशन करनी है। अब समझो कैसे होती है। ओनली ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जीज आर बिलोंगिंग टू द सेम एटम और आयन अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। कभी भी याद रखना, अगर मैं 2s वाले की हाइब्रिडाइजेशन कर रहा हूं तो मैं 3s से नहीं करूंगा।
समझ में आ रही है? 1s से नहीं करूंगा, 2p की मैं 3p से नहीं करूंगा, क्योंकि उनमें एनर्जी का डिफरेंस है। हमेशा 2 की 2 से ही करी जाएगी ताकि एनर्जी का डिफरेंस ऑलमोस्ट बराबर रहे, एनर्जी का लेवल ऑलमोस्ट बराबर रहे। आगे बढ़ो। हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस ओनली इन ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन इट। इलेक्ट्रॉन्स को फर्क नहीं पड़ता, आप इलेक्ट्रॉन्स को मिक्स नहीं कर सकते, आप वृद्ध व्यक्तियों को मिक्स नहीं कर सकते, आप सिर्फ कमरों को ही इंटरमिक्स कर सकते हो। समझ में आ गया? नेक्स्ट, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स। हमारे पास में 9 कमरे थे, हमने नए कमरे कितने बनाए? 18? नहीं, 9 ही तो बनाए। तो वही तो करना है कि जितने भी हम लोग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाएंगे वो प्योर ऑर्बिटल्स के ही बराबर होंगे, उनसे कम नहीं हो सकते, उनसे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है। इन द एक्साइटेड स्टेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मस्ट करेस्पॉन्ड टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द गिवन एटम ऑफ द मॉलिक्यूल। कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, मतलब जब उसका हम लोग बॉन्ड बना के उसको छोड़ने वाले हैं, वहीं कहीं पे रखने वाले हैं, किसको? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, तो वो किसके बराबर होगा? उस एलिमेंट की या उस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होगा। जैसे कि सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो सकती है NaCl के अंदर? +1, तो उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 1। वैसे NaCl के लिए निकालते नहीं है हम लोग, मैं सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूं। H2O के लिए अब अगर आप बात करोगे तो H2O के लिए H का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1 है। इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कितना है वहां पे? +1, तो वही इलेक्ट्रॉन वहां पे पार्टिसिपेट कर रहा होगा। चलें आगे। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे वापस से और आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। बोथ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी कैन इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप सोचो कि सर P3 को इन्वॉल्व कर सकते हैं क्या, P6 को कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन याद रखना जब P6 हो रहा है तो उसकी एनर्जी दूसरे वाले P6 के सेम होनी चाहिए। आप ऐसे डिफरेंट नहीं कर सकते। ठीक है। आप ये नहीं कर सकते कि आप बोलो कि सर मैं 3p वाला ले रहा हूं यहां पे और वहां पे आप 4p वाला ले लो, नहीं। ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरी में पूछा जा सकता है कि विच काइंड ऑफ बॉन्ड विल बी देयर इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? इट विल ओनली बी सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। जो ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाते हैं वो कभी भी सिग्मा बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन डू नॉट पार्टिसिपेट इन द सिग्मा बॉन्ड। याद रखना, मैं भी पूछूंगा इसका भी फिर आगे। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन नेवर टेक्स प्लेस इन एन आइसोलेटेड एटम बट इट अकर्स ओनली एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। ये H है, ये अकेला घूम रहा होगा तो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कभी भी नहीं आएगा। जब ये H2 बनाने जा रहा होगा उसी टाइम पे यहां पे क्या आएगा? हाइब्रिडाइजेशन आएगा। याद रखना, जब जब ये बॉन्ड फॉर्म करना चाहते हैं तब ही वहां पे क्या देखने को मिलेगा? हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हो गई ये बात? उसके बाद में द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस एज अपार्ट एज पॉसिबल रिजल्टिंग इन द डिफिनिट ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। जब आप हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, जब आप इस प्रोसेस के अंडरगो में जा रहे हैं तो ये क्या होंगे? जितना दूर इनको पॉसिबल हम रख सकते हैं उतना रखेंगे ताकि ज्योमेट्री का स्पेस जो हम शेप बनेगा वो स्पेसिफिक शेप बनेगा। ठीक है। आगे चलो। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स प्रोवाइड इफिशिएंट ओवरलैपिंग देन द ओवरलैपिंग बाय प्योर s, p एंड d ऑर्बिटल्स। ठीक है। इसकी जो ओवरलैपिंग होती है किसकी? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की, वो VBT के ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है। आगे चलते हैं। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स पोजेसेस लोअर एनर्जी। सबसे कम एनर्जी इनके पास है तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां जाएगा? इनके पास ही जाएगा। ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सके। इसीलिए सबसे कम एनर्जी वाला जो हमारा जो ऑर्बिटल रहेगा वो कौन सा होगा? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ही होगा। चलें आगे। निकालते कैसे हैं? निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये रहा, हाउ टू डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल। 2 तरीके हैं। यह है सिंपल वाले मॉलिक्यूल्स के लिए, फिर जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आएंगे तो हम लोग उसके लिए दूसरा रूल लगाएंगे, तो उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे बाद में। पहले ये पढ़ते हैं कि जब भी आपको किसी कंपाउंड के अंदर, किसी मॉलिक्यूल के अंदर चेक करना है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, तो फॉर्मूला क्या है? H इक्वल टू हाफ ऑफ V प्लस M प्लस माइनस C प्लस A। हाफ ऑफ V प्लस M माइनस C प्लस A। ठीक है। इसकी वैल्यू के बेसिस पे अगर मान लो नंबर आया 2, तो 2 का मतलब क्या होगा?
एक तो S और एक P। यहां पे कितना कौन कौन हाइब्रिडाइज कर रहा है, यहां पे S और P कर रहा है, ठीक है। अगर 3 आ गया तो क्या करेंगे, जैसे देखना मेरी बात ध्यान से बेटा, कि P के अंदर 3 होते हैं तो 3 तरह से वेरिएशन बनेंगे। यहां पे अगर नंबर आया मेरे पास 3, H की वैल्यू 3 आ गई तो क्या बनाएंगे, sp2। यहां पे कौन कौन हाइब्रिडाइज हो रहा है, एक S और 2 P। क्लियर हो गई ये बात। अगर नंबर आया 4 तो क्या बोलेंगे उसको, sp3, मतलब S और 3 P। अगर नंबर आया 5 तो क्या बोलेंगे, sp3d। नंबर आया 6 तो क्या बोलेंगे, sp3d2, और 7 आया तो sp3d3। इतना ही है। अब इस फॉर्मूला मतलब हाफ v प्लस m माइनस सी प्लस ए के अंदर वैल्यू क्या क्या होती है, v का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम। याद रखना, साइड वालों की नहीं निकालते हैं हम लोग निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन किसकी निकालते हैं, सेंट्रल एटम के लिए निकालते हैं। मेन चीज वही है, किसके लिए निकालनी है हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल एटम के लिए निकालनी है, ताकि उसकी एनर्जी का स्टेट हमको पता लग सके। m क्या है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, कि उसके आसपास कितने मोनोवेलेंट एटम घूम रहे हैं, ठीक है। आगे चलो, c क्या है, चार्ज ऑफ कैटायन, कैटायन का चार्ज इसमें से माइनस कर देंगे और एनायन का चार्ज इसके अंदर जोड़ देंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट एटम्स माइनस कैटायन का चार्ज प्लस एनायन का चार्ज। ये आपका फॉर्मूला है। क्या आप HCl के लिए निकालोगे क्या, ये तो VBT से भी एक्सप्लेन हो रहा है ना, इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। हम निकालते हैं कॉम्प्लेक्स चीजों के लिए, जहां पे पॉली वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वहां पे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि आप निकाल सकते हो, किसके लिए निकालोगे आप, चलो हम लोग निकालते हैं यहां पे NH3 के लिए। क्या निकालते हैं, NH3 के लिए निकालते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अजब निकालते हैं तो NH3 का कैसे निकलेगा, H इक्वल टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। तो क्या होगा, एक, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5, प्लस इसके पास कितने वो है, क्या बोलते हैं, कितने इसके पास में मोनो एलिमेंट, मोनो एटॉमिक मोनोवेलेंट है, 3 हाइड्रोजन 3 मोनोवेलेंट। कैटायन कितने हैं, 0, एनायन कितने हैं, 0। मतलब क्या आया, 8/2 इक्वल टू 4। मतलब यहां पे नाइट्रोजन इन अमोनिया इज sp3 हाइब्रिडाइज। बात समझ में आ गई, नाइट्रोजन इन अमोनिया इज sp3 हाइब्रिडाइज। आप और भी चीजों के लिए निकाल सकते हो, H2O का निकाल सकते हो, इसके अंदर आप CO2 का निकाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको बात करनी हो किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन निकालने की, तो वो कैसे करते हैं वो भी हम लोग सीख लेते हैं, उनके अंदर कैसे करना है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि NH3 के अंदर, अमोनिया के अंदर हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं जैसे एक और कंपाउंड, जैसे BeCl2। BeCl2 एक कंपाउंड है, ऑल्दो कि ये उसमें ऑक्टेट का फीलिंग नहीं हो रहा है, पर इस पर इसको एक बार चेक कर लेते हैं। इसके अंदर अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं H इक्वल टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A, तो क्या बनता है वो, इसके लिए बेरिलियम के लिए हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम मतलब 4, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बाहर हैं, 2 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मोनोवेलेंट कितने हैं, 2 है। यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे तो मोनोवेलेंट है ना, तो ये 2 हो गया, मतलब 4/2 इक्वल टू 2। इसका कितना हो गया, sp हो गया, ठीक है। अगर आप यहां ध्यान से देखो, जैसे अगर मैं यहां sp लिखता हूं, यहां मैं sp2 लिखता हूं या sp3 लिखता हूं, एक काम करते हैं, इसके अंदर हम लोग परसेंटेज निकालते हैं कि s की परसेंटेज कितनी है, sp2 में sp में कितनी है, sp2 में कितनी है, sp3 में कितनी है। अगर इसके अंदर देखोगे तो 50% तो s है, 50% ही p है, ठीक है। इसके अंदर देखेंगे तो 33% हो रहा है सभी का, 33% s, 33 इंटू 2 कितना हो जाएगा p। इसके अंदर 25% s है। तो जब जब किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी मॉलिक्यूल के अंदर परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ते हैं, उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है।
परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने से उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, मतलब कि वो ज्यादा पास पास में रहेंगे। ये बात याद रखनी है। सेकंड चीज, हाइब्रिडाइजेशन को समझना क्यों है, क्योंकि ये हमको किसी भी मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है उसको और क्लियर समझने में हेल्प करता है। जब हम वीबीटी पढ़ के आए थे तो वीबीटी में कुछ एक स्ट्रक्चर्स तो उसने एक्सप्लेन किए हैं ढंग से, मतलब उसमें ओवरलैपिंग क्यों हो रही है, उसकी स्टेबिलिटी का रीजन क्या है। पर जब ये मल्टी मतलब पॉली लेवल पॉली एटॉमिक होता है कोई मॉलिक्यूल, तो उसमें स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करना, उनका शेप एक्सप्लेन करना इतना ईजी नहीं होता। अभी करंट में जो शेप एक्सप्लेन करने का सबसे बेस्ट तरीका है वो है हाइब्रिडाइजेशन प्लस VACPR। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर्स का अगर आप देखोगे तो ये कैसा बनेगा, SP मतलब 50% S और 50% P के केस में बनता है लीनियर। ठीक है, यहां पे बनेगा ट्रायगोनल, पिरामिडल, ऐसी चीजें बनती है। मैं आपको दिखाऊंगा उसकी पूरी टेबल यहाँ पे हमारे पास में, उसको याद करना है जैसे का जैसे, ताकि हमको क्वेश्चन अगर एग्जाम में है तो उसमें दिक्कत ना हो। ठीक है, दो चीजों की वजह से इसको हम लोगों ने पढ़ा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर जो आपको बताएगा कि बॉन्ड में कितनी स्ट्रेंथ है, बॉन्ड कितना स्टेबल है, बॉन्ड कितना शॉर्ट और स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। साथ में स्ट्रक्चर का जो उसका अरेंजमेंट, उसकी ज्योमेट्री है, उसको भी एक्सप्लेन करने में ये हेल्प करता है। इसके साथ में हमको पढ़ना पड़ता है VACPR। इसमें एक और चीज और है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब हम लोग निकालते हैं तो उसमें कैसे करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को, तो उसके लिए बेटा हम ये फॉर्मूला नहीं लगाते। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लगाते, वहां पे हम लोग लगाते हैं स्टेरिक रूल। स्टेरिक रूल में सिंपल सा, बहुत सिंपल सी चीज है, हमें काउंट करना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं CH4 का। ठीक है, CH4 को जब स्ट्रक्चर बनाओगे आप, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितना है, सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं इसके अंदर, 4। अगर मैं बात करता हूं C2 H4 की, किसकी बात कर रहा हूं, C2H4 की, तो यहां पे देखो स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा इसका। मेरी प्रैक्टिस है लेकिन आपको वापस से तरीके से बनाना पड़ेगा। आप इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे और फिर सारी ऑक्टेट पूरी करते हुए इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो किसी भी कार्बन का अगर आप यहां पे चेक करोगे हाइब्रिडाइजेशन, तो कैसे चेक करना है, ये सिग्मा है, ये पाई है, तो इस कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड से, 1 2 3, इसका कितना हो जाएगा, sp2। इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, इसका भी कितना हो जाएगा, sp2। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेरिक रूल या स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना फॉर हाइब्रिडाइजेशन। ये आपको याद होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। हमने एक स्ट्रक्चर देखा था शुरू में, जहां पे आपको मैंने सिखाया था ये H2O, और मैंने आपसे कहा भी था कि एक्चुअली में इसका स्ट्रक्चर कैसा है, बेंट है। तरीके से देखा जाए तो ये ऐसा बनना चाहिए था, दो ही तो है यहां पे, लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि यहां पे सेंट्रल एटम मतलब ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है, 2 लोन पेयर। इस वजह से इसका स्ट्रक्चर ऐसा ना होके ऐसा होता है, बिकॉज लोन पेयर जो है सेंट्रल एटम के, वो आपस में रिपेल करते हैं। ठीक है, और इस वजह से स्ट्रक्चर कैसा बन चुका है इसका, वी शेप का या बेंट। तो यही थ्योरी समझाती है हमको कौन, VSEPR। गिलेस्पी और नाइहोम 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी दी थी हमको। इसके हिसाब से ये क्यों दी गई है, वापस से इसको समझ लेते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन क्यों दिया गया था, ताकि एनर्जी लेवल्स को समझ लें, ताकि हम लोग स्ट्रक्चर को और ज्योमेट्री को स्टेबल समझ लें। इसको भी वही कर रहे हैं, ये थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है उसका, कि हम लोग उसके अंदर समझेंगे कि किसी भी ज्योमेट्री को एक्चुअल में कैसी होती है, जो पहले प्रिडिक्ट की गई थी, और वो कैसी है असली में। ठीक है,
ये 4 साइंटिस्ट के नाम में आप एक बार देख लीजिए, मुझे 2 के नाम याद रहते हैं हमेशा, गिलेस्पी और नाइहोम, और साथ में यहां पे आता है सिजविग एंड पोवेल ऑल्सो। ठीक है, इन चारों ने मिलकर से कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, एक बार उन पोस्टुलेट्स को समझते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 or more atoms, one of the atom is called the central atom and others are linked to it only। ठीक है, ये याद रखना है, the one is called as central atom and others are linked to it only। the entire geometry of the molecule depends upon the total number of valence shell electron pairs, ठीक है, present around the central atom। total number of valence shell electron will decide or will help us to decide the geometry of the molecule। सेंट्रल एटम के आसपास जितने भी लोन पेयर इकट्ठा हो रहे हैं, जो उसके साथ में जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं, वो डिसाइड करेंगे कि इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी। ठीक है, थर्ड चीज कि सेंट्रल एटम के आसपास में बॉन्ड पेयर भी होंगे। अगर सिर्फ बॉन्ड पेयर हुए तो उसको सिमिट्री मिल जाएगी, जैसे कि BF3 में सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं, मतलब बोरोन पे 3 बॉन्ड बने हुए हैं फ्लोरीन के साथ में, तो यहां क्या हो रहा है, यहां पे सिमिट्री मिल रही है, यहां पे इतनी टेंशन नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं अमोनिया की, तो अमोनिया में 3 बॉन्ड तो बने हुए हैं बट एक लोन पेयर बचा हुआ है, तो वहां थोड़ी सी टेंशन हो गई, तो जो शेप प्लेनर होना चाहिए था वो बेंट हो गया। समझ में आ रही है चीज? इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करते हैं, उसको हमको समझना है। द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स, तो उसकी ज्योमेट्री थोड़ी सी बिगड़ जाएगी। तभी तो हम लोग एक टेबल में कॉलम बनेगा एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल वाला कॉलम, कि एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री कैसी थी और एक्चुअल ज्योमेट्री कैसी आई। एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री कहां से आती है, कहां से आती है? सोचो कि मुझे कैसे पता लगेगा कि इसकी ज्योमेट्री कैसी हो सकती है। उसका अंदाजा हमको देता है हाइब्रिडाइजेशन। और एक्चुअल में कहां से आई? VSEPR से, क्योंकि VSEPR ने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से हैं, लोन पेयर वाले हैं या बॉन्ड पेयर वाले हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां पे दोनों तरह के, लोन पेयर भी हैं, बॉन्ड पेयर भी है, या 2 लोन पेयर हो सकते हैं, 2 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, तो उनमें आपस में किस तरह से डिस्टर्बेंस आता है वो समझना जरूरी है। डिस्टर्बेंस का ऑर्डर ध्यान रखना है हमको, कि सबसे भयंकर जो रिपल्शन होगा वो होगा लोन पेयर के बीच में, फिर उसके बाद में आएगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, और लास्ट में आएगा बॉन्ड पेयर का। सबसे भयंकर, सबसे तेज, सबसे स्ट्रॉन्ग लोन पेयर रिपल्शन होता है, सबसे वीक होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो यहां ये रही हमारी वो टेबल, इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम लोग, बस इसको एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, टाइप है AX3 का, एग्जांपल लिया हमने SO2 का। किसका एग्जांपल लिया? SO2 का। SO2 का एग्जांपल लिया हम लोगों ने और चेक किया, तो हमको पता लगा इसके अंदर है हाइब्रिडाइजेशन, मतलब sp2। कैसा है? sp2। और जब भी sp2 होता है तो हम सोचते हैं कि शेप कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा हो सकता है? ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा हो सकता है? ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब एक प्लेन के अंदर त्रिभुज बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है, इस तरह का उसका स्ट्रक्चर हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रीजन? क्योंकि इसके अंदर AX3 का जब हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या हुआ? 2 तो बॉन्ड पेयर थे और 1 लोन पेयर आ गया। SnCl2 में भी सेम होगा कि टिन के आसपास 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, और यहां पे अगर आप स्ट्रक्चर बना के देखना चाहोगे तो ये इस तरह से बनता। लेकिन इस वजह से, क्योंकि यहां पे लोन पेयर बचा हुआ है, इस लोन पेयर की वजह से यहां पे आ चुका है क्या? डिस्टोर्शन। और जो SnCl2 ऐसे बनना था, ऐसा बनना था, वो कैसा बन जाएगा? ऐसा वी शेप या बेंट। क्योंकि उस लोन पेयर ने क्या किया? जैसे सपोज करो ये बन रहा था और ये लोन पेयर यहां रखा हुआ है, तो इस लोन पेयर ने क्या किया? उसको बेंट कर दिया, क्योंकि उसको, इस लोन पेयर को इस बॉन्ड पेयर से और इस बॉन्ड पेयर से क्या मिल रहा था? रिपल्शन मिल रहा था। क्या मिल रहा था? रिपल्शन मिल रहा था। यहां पे भी क्या मिल रहा था? रिपल्शन मिल रहा था। तो उसने क्या किया? लोन पेयर ने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम लोग जाओ, तोड़ दिया वहां से, मतलब वहां से बेंट कर दिया। यही कॉन्सेप्ट है बेटा, क्योंकि हमको ये समझना पड़ेगा। अगला देखो, अगर हमें मिलता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्या मिलता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो उसकी जो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री थी वो थी टेट्राहेड्रल।
मतलब 4 बॉन्ड बनेंगे इस तरीके से, और इसको बोला जाएगा टेट्राहेड्रल। लेकिन यहां पे फिर लोन पेयर ने चक्कर डाल दिया और क्या बना दिया वापस से यहाँ पे वी शेप या एंगुलर। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो मेरे पास है वो है H2O का। ठीक है, यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं। 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर आसपास भी नहीं रहना चाहते अपने, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ इस तरह से बनाया। देखो ध्यान से, ये लोन पेयर लग गए, ये एक लोन पेयर है और ये दूसरा लोन पेयर है और ये ऐसे लगे हैं। तो ये जो मेरी फिंगर्स को आप समझोगे, ये यहां पे ये जो सेंटर है यहाँ पे ऑक्सीजन एटम होगा। ये 2 लोन पेयर आगे पीछे लग गए या ऊपर नीचे, मतलब थोड़ा स्लाइड में स्लांट हो गए, और ये हमारे 2 हाइड्रोजन है। तो शेप कैसा आ रहा है बेटा, वी। हाँ, ध्यान रखना कि लोन पेयर दिखते नहीं है शेप में, लोन पेयर शेप में दिखेंगे नहीं, क्योंकि हमको तो बॉन्ड से दिखते हैं ना सिर्फ, तो ये हमको दिखेंगे नहीं, लेकिन इस शेप को डिस्टोर्ट कर देंगे। तो शेप कैसा दिख रहा है अभी, हमको दिख रहा है शेप वी वाला। समझ में आ गई ये बात। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं, एक और टाइप का sp3 है, लेकिन यहां पे क्या है हमारे पास में लोन पेयर सिर्फ एक ही है। इन दोनों में डिफरेंस देखो, ये भी AX4 है, ये भी AX4 है, लेकिन यहां पे 2 लोन पेयर है और यहां पे 1 लोन पेयर है। जब 2 लोन पेयर है तो वी शेप की तरफ जाएगा, एंगुलर की तरफ जाएगा, लेकिन सिर्फ 1 लोन पेयर है तो कैसा बनाएगा वो, पिरामिड जैसा बनाएगा। कैसा बनाएगा, पिरामिड जैसा। NF3 PCl3 इन सब में क्या बन रहा है, पिरामिड। मतलब कि वैसे तो ये ऐसा होना चाहिए था, और देखो इधर ध्यान से देखना, ये यहां पे लोन पेयर, ठीक है, ऐसे का ऐसे लोन पेयर रखा हुआ है, लेकिन लोन पेयर ने कहा ना जी ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो ऐसे करूंगा। लोन पेयर ने खुद को तो वहीं रखा और इन तीनों को नीचे से इसे पिरामिड शेप में बना दिया। समझ में आया, यहां पे क्या बन गया, लोन पेयर, और तीनों बॉन्ड पेयर कैसे चले गए, पिरामिड शेप में, अगर मैं अमोनिया की बात करता हूं तो। क्लियर है बात सभी को, आगे चलते हैं। इसके अलावा और क्या समझ सकते हैं, और समझ सकते हैं AX5। यहां पे क्या होगा, 4 तो बॉन्ड पेयर हो इस कंडीशन में और 1 लोन पेयर हो, मतलब 5 हो रहा है उसके अंदर। तो 5 पे कैसा बनता है, sp3d। यहां पे एक्सपेक्टेड क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन ये इस लोन पेयर की वजह से ये क्या बन जाएगा, इर्रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। मतलब 4 बॉन्ड तो बनेंगे लेकिन वो ऐसे बनेंगे, उल्टे सीधे बन जाएंगे। ठीक है, 4 बॉन्ड तो बनेंगे लेकिन वो कैसे बनेंगे, उल्टे सीधे, मतलब थोड़ा सा डिसिमेट्री आएगी इसके अंदर, इर्रेगुलर पैटर्न आ जाएगा इसके अंदर। समझ में आया। यहां पे से क्वेश्चन कैसे आएंगे कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन फॉर NO2 माइनस, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन फॉर SO2, क्वेश्चन नंबर 1। हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर ऑन SO2, क्वेश्चन नंबर 2। टाइप समझो क्वेश्चन के टाइप समझो, ये क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, समझ में आने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा what is the shape, actual shape of SO2, what was the expected shape of SO2, इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, याद रखें। अगला देखो, AX5 में दूसरा क्या है, या 4 और 1 था, मतलब 1 लोन पेयर था, अब क्या कर रहे हैं, 3 और 2, मतलब 2 लोन पेयर हो गए यहां पे। इस कंडीशन में एक मस्त शेप बनता है, टी शेप बनता है यहां पे। ठीक है, टी शेप का मतलब क्या हुआ कि 3 बॉन्ड के साथ में, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये दिख रहा है, आई होप ये ऐसे दिख जाएगा आपको। तो यहां क्या हुआ, ये 3 जो बॉन्ड है, इनके साथ में 2 लोन पेयर 180 डिग्री पे एडजस्ट किए हुए हैं, ताकि ये इन सबसे दूर दूर रहे। किनसे, बॉन्ड पेयर से। ये ऐसे एडजस्ट किए हुए हैं, ये समझ में आ गया, इसको बोलते हैं टी शेप। ठीक है, टी शेप कब मिलेगा, जब 2 लोन पे रहेंगे। यहां पे एंगल कितने बन रहे हैं, 90 डिग्री। क्या मेरी बात सच हो रही है क्या, कैसे मान लोगे, मैं जो बोल रहा हूं सच हो रही है, कैसे मान लोगे। देखो यहां पे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये देखो ऐसे ये 90 डिग्री पे चले गए। यही मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि लोन पेयर में देखो, अगर मैं इसको लोन पेयर को ऐसे लगा दूंगा, या फिर एक काम करता हूं, देखो समझो बात को, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये टी शेप बन रहा है, ये ऐसे और लोन पेयर इस तरह से लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब एक लोन पेयर यहां, एक लोन पेयर पीछे है। आप ये भी तो बोल सकते हो ना कि सर एक लोन पेयर को यहां कर लो, एक को यहां कर लो। ठीक है, आप ऐसे नहीं बोल सकते क्या, आपके मन में क्वेश्चन ये आना चाहिए ना कि सर ऐसा कर दो कि एक लोन पेयर को ऐसे रख दो, एक लोन पेयर को यहां रख दो। पर बेटा अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो दोनों लोन पेयर के बीच में कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री। मतलब रिपल्शन तो हो रहा है ना अभी। सबसे कम रिपल्शन कब होगा, जब दोनों लोन पेयर एक दूसरे के 180 डिग्री में होंगे। वही हम लोगों ने किया है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर है,
और ये तीनों को यहाँ, दोनों को यहाँ पे लोन पेयर के फॉर्म में लगा दिया ताकि रिपल्शन सबसे कम हो जाए। हम चाहते ही नहीं है कि लोन पेयर हमारे आसपास भी आए। चलो आगे, AX5 का तीसरा टाइप देखो कि 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर है। क्या दिक्कत है उसमें? ये बन गया, ये दोनों बॉन्ड लगा दिए, ये दोनों बॉन्ड लग गए और इसके ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे वापस से 90 डिग्री पे क्या आ जाएगा, हमारा बॉन्ड पेयर आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली बॉन्ड के बीच में कितना एंगल आएगा, 180 डिग्री का। देखो लिखा होगा यहाँ पे कहीं पे 180 डिग्री का एंगल आ गया। ठीक है, स्ट्रक्चर याद रखना है। इसी तरह से AX6 याद रखना है। इसमें कौन सा होगा, sp3d2। कब होगा, जब AS6 में एक लोन पेयर हो, तब क्या रहेगा, स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि इसको नहीं चाहिए क्या, लोन पेयर, इसको नहीं चाहिए क्या, लोन पेयर। कैसा बनेगा स्ट्रक्चर बेटा, ऐसा, ये एक प्लेन, इस प्लेन के अंदर, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया, क्योंकि आपको ऐसे दिखेगा तो आपको इमेजिन हो जाएगा। ये देखो, ये 1 2, ये 4 बॉन्ड बन गए, सेंट्रल एटम, इसके ऊपर यहाँ पे एक और बॉन्ड और नीचे लगा दो लोन पेयर। ठीक है, ये 4 कौन से प्लेन में है, स्क्वायर प्लेन में है, तो ये क्या बना रहा है, स्क्वायर पिरामिडल। इस तरीके से आप समझ सकते हो सारी VACPR को। लास्ट वाला भी देख लो एक बार, इसके अंदर 2 लगाने हैं, कैसा लगेगा स्क्वायर प्लेनर में। अरे भैया सबसे बेस्ट हो गया कि देखो ये ऐसा बना दिया, इसके ऊपर ये पूरे प्लेन में चारों बॉन्ड पेयर और ये ऐसे परपेंडिकुलर लगा दिया मैंने, ताकि दोनों लोन पेयर में कितना रिपल्शन आ जाएगा, 180 डिग्री का। क्लियर हो गई ये चीज। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, हालांकि ये रेक्टेंगल है, हमको लगाना स्क्वायर में है, तो चारों कहाँ लग जाएंगे, 4 कोनों पे लग गए। और ये देखो, मतलब ये 4 एंगल बन गए, 90 डिग्री के एंगल बन गए, और ये लोन पेयर ऐसे लग गए दोनों के दोनों। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो इनके एक्चुअल स्ट्रक्चर्स को VACPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से। स्टूडेंट्स यहां तक का लेक्चर पॉज करके एक बार इसको पूरी टेबल को मेमोराइज कर लेना। अभी फिलहाल के लिए अगर आपको एंगल याद ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ये टेबल बहुत जरूरी है, इसको याद रखिए। अब लास्ट जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशल केस है जो कंपाउंड की वाटर के साथ सोल्यूबिलिटी, या फिर किसी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है, या किसी कंपाउंड का की कंडक्टिविटी में क्या डिफरेंस आ रहा है, वो सब एक्सप्लेन करने में हमको हेल्प करता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था लेटिमर एंड रोडेबुश ने दिया था। इस आइडिया के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो है फोन। फोन बोले तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि इस आइडिया के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो है फोन, कि जब भी हाइड्रोजन इन तीनों, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जैसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में अटैच होगा, तो वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन लेस फील करेगा, क्योंकि इन एलिमेंट्स की या इन एटम्स की टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी तरफ रख लेती है, और वो इस इलेक्ट्रॉन की जो वीकनेस है या लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी है, इसको सर्च करने के लिए और जगह पे जाएगा, तब वो बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो याद रखिए हाइड्रोजन बॉन्ड की जो कंडीशन है वो क्यों है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कभी भी इनके अलावा देखना ही नहीं है। ठीक है, एक बहुत अच्छा, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि H2O लिक्विड है लेकिन H2S गैस है। O एंड सल्फर मींस O एंड ऑक्सीजन एंड सल्फर बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप, बट ऐसा क्या हुआ कि H2O तो बन गया लिक्विड लेकिन H2S कैसा रह गया, गैस रह गया। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यहां से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप की होती है, इंटरमोलिक्यूलर एंड इंट्रामोलिक्यूलर। ठीक है, इंटरमोलिक्यूलर का मतलब कि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। एग्जांपल यहां देखते हैं, हम बात करेंगे बेटा अब वाटर के अंदर, जैसे ये H2O के अंदर की बात करें तो यहां देखना ध्यान से, ये मेरा एक हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा हुआ है, ये मेरा दूसरा ऐसे जुड़ा हुआ है। यहां क्या होगा बेटा, बिकॉज यहां पे फोन लग रहा है, मतलब ये ऑक्सीजन है यहां पे, तो ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन लेस होगा, ये भी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन लेस होगा। जैसे और भी बना के देख लेते हैं हम लोग, यहां पे इलेक्ट्रॉन लेस मतलब वो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन फील करेगा ना, यहां पे देखो यहां ध्यान से। अब इसके पास में क्या है, लोन पेयर है,
ठीक है, तो क्या होगा जब ये हाइड्रोजन थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का लैक फील करेगा, ये इसकी तरफ जाना चालू कर देगा। ठीक है, इसी तरह से ये भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होना चालू कर देगा, ये किसी और की तरफ अट्रैक्ट होना चालू कर देगा, ये इधर अट्रैक्ट होना चालू कर देगा। तो इस तरह से एक वर्चुअल बॉन्ड बन रहा है। इस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर भी एक छोटा सा वर्चुअल बॉन्ड बन रहा है, जिसको बोला जाएगा इंटर मोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोला जाएगा इसको? इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका फायदा क्या हुआ बेटा? इसका फायदा यह हुआ कि अब इस जो स्ट्रक्चर है इसमें और फर्मनेस आ गई। अब पार्टिकल जो मॉलिक्यूल से थोड़ा सा और पास पास आ जाएंगे। तो सबसे बेसिक फायदा क्या होगा कि अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जो इंटर पार्टिकल फोर्स है वो भी बढ़ चुका है, यानी कि अब ये चीज ट्राई करेगी लेस वोलेटाइल रहने की। मतलब अब इसके ऊपर सराउंडिंग का इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ इसको हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि ये हमारा क्या बढ़ा रहा था? इंटर पार्टिकल फोर्स। क्या बढ़ा रहा है? ये हमारी इंटर पार्टिकल फोर्स बढ़ा रहा है। तो इसलिए यहां पे हम कह सकते हैं कि ये लिक्विड में भी एग्जिस्ट करेगा। H2S एक गैस है क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अगर वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता नहीं है तो वहां पे एक्स्ट्रा इंटर पार्टिकल फोर्स भी नहीं आएगी। अगर वहां पे एक्स्ट्रा इंटर पार्टिकल फोर्स नहीं आएगी तो वहां पे फिर एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ भी नहीं है, और इस वजह से वो कैसा रहेगा? गैस। जबकि H2O कैसा बन चुका है? लिक्विड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलें और अगर हम बात करें अब की बार इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। किसकी बात करेंगे? इंट्रामोलिकुलर। इसका मतलब क्या होगा? विद इन द मोलिक्यूल, विद इन द मोलिक्यूल बॉन्डिंग हो रही है यहां पे। वो क्या है? दो मोलिक्यूल के बीच की बॉन्डिंग है। ये कैसी है? विद इन द मोलिक्यूल वाली बॉन्डिंग है। ये कैसी बॉन्डिंग है? ये विद इन द मोलिक्यूल वाली बॉन्डिंग है। जैसे कि इसका एग्जांपल आप ले सकते हो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो ये हमारी फिनॉल है, ये हमारी फिनॉल का स्ट्रक्चर है। इसके ऑर्थो पे हम लोग क्या लगा दिया? ठीक है, इसके ऑर्थो पे हमने क्या लगा दिया? नाइट्रोजन, नाइट्रो लगा दिया, नाइट्रोसोल समूह ग्रुप लगा दिया इसके ऊपर हम लोगों ने। तो क्या होगा? अब यहां पे इस हाइड्रोजन पे, कौन सा हाइड्रोजन पे? इस हाइड्रोजन पे बिकॉज ये किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से। तो इसके ऊपर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स का लैक होगा, तो ये इसके पास जाना चाहेगा, यहां पे रहना चाहेगा। टू बी प्रिसाइज, ये इसके पास जाना चाहेगा। ठीक है, और यहां पे क्या बनाना चाहेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रही है क्या? नहीं, ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल है। यहां पे सिर्फ इसी मॉलिक्यूल के अंदर बन रही है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब समझो, इसका जो इंपैक्ट है वो प्रीवियस मतलब इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से कम होता है। इसका जो इंपैक्ट है, इसका जो इफेक्ट है वो प्रीवियस मतलब इंटर वाले से कम होता है। आइए अब थोड़ा सा इन दोनों बॉन्ड्स के बारे में पढ़ते हैं कि इन दोनों बॉन्ड्स का क्या इफेक्ट होता है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है वो है डिसोसिएशन, कि जब जब हमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखती है वहां पे डिसोसिएशन में क्या इंपैक्ट आता है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी कि HF का, तो HF डिसोसिएट ऐसा होना चाहिए था। HF डिसोसिएट कैसा होना चाहिए था? H+ और F- यही होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। जब आप हाइड्रोजन फ्लोराइड को डिसोसिएट करते हो, मतलब उसका डिसोसिएशन देखते हो, तो आपको इसकी जगह पे क्या मिलता है? HF2-। क्यों भैया, ऐसा क्यों हुआ? देखो ध्यान से। ठीक है, यहां पे क्या होगा? जब ये HF डिसोसिएट होगा तो ये H इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन बिकॉज ये हाइड्रोजन खुद ही यहां पे इलेक्ट्रॉन को लैक फील कर रहा है, तो ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन के साथ में, ये हाइड्रोजन किसी और के साथ में चिपक जाएगा और क्या बना लेगा? HF2- बना लेगा। ठीक है, ये तो टूटा,
ये हाइड्रोजन फ्लोराइड तो टूट के F माइनस दे रहा है, लेकिन ये F माइनस किसी और HF के पास जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि F माइनस के पास में इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा है और ये HF के पास में उसकी इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी कम है। यानी कि यहाँ जो ये हाइड्रोजन थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का लैक फील कर रहा था, वो इसके साथ में थोड़ा सा कांटेक्ट में रहेगा और क्या बन जाएगा? HF2 माइनस। ये है एक्चुअल में डिसोसिएशन का प्रोसेस। कब? जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इसीलिए जब हम पोटेशियम को भी इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या बन जाएगा? KHF2, बिकॉज हमारे पास में कौन सा आयन अवेलेबल है? HF2 माइनस। तो क्या बना लेगा वो? KHF2। क्लियर हो गया? इसीलिए हमको मिलता है H3O प्लस। क्या मिलता है? H3O प्लस। वो भी क्यों मिलता है? बिकॉज ऑफ दिस ओनली। सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमको समझनी है, सेकेंड इफेक्ट जो हम समझ सकते हैं, वो है एसोसिएशन। द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे लिखते हैं हम लोग? जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको ऑक्जेलिक एसिड का, वो ऐसे लिखा जाएगा COOH होल ट्वाइस। ऐसा क्यों हुआ? अगेन इसका रीजन क्या है? हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का जब फॉर्मूला लिखोगे तो वो ऐसा लिखा जाता है COH। अगेन ये हाइड्रोजन को क्या हो जाएगा? H बॉन्डिंग करनी पड़ेगी। अब ये H बॉन्डिंग के लिए क्या करेगा? ये दूसरा वाला, मतलब कि जैसे मैं आपको यहां दिखाता हूं, थोड़ा और क्लियर बना के दिखाता हूं इसको मैं। ये क्या करेगा? ये दूसरे वाले ये इसके साथ में चला जाएगा। तो बेसिकली ये क्या बनाना चाह रहा है? क्या ये मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट है? नहीं, अब ये बन चुका है डाइमर। क्या बन चुका है? ये डाइमर। तो ये एसोसिएशन की प्रॉपर्टी भी ज्यादातर तब होगी जब हमें देखने को मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात समझ में आ गई? एसिडिक एसिड के लिए भी ऐसा ही होगा, किसी और एसिड के लिए ऐसा होगा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स की वजह से एसिड बने हुए हैं। थर्ड पॉइंट जो हमने एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी, वो है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जब जब किसी भी कंपाउंड के अंदर आपको दिखती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या दिखती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वहां पे क्या होगा बेटा? वहां पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएंगे। ये उसी ग्रुप के किसी और से ज्यादा होंगे। जैसे H2S का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करोगे तो वो कम होगा किससे? H2O से। इसके अलावा सोल्यूबिलिटी भी बढ़ती है। किसकी बढ़ती है? जब जब कंपाउंड के अंदर क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान से देखो, जब जब हाइड्रोजन बॉन्ड किसी कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर बढ़ेगा तो वो सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे कि लोअर एल्कोहल्स, यानी कि जो हमारा कंज्यूम करने वाला एल्कोहल है वो इजीली सोल्यूबल हो जाता है वाटर के अंदर, पर हायर एल्कोहल्स नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी H बॉन्डिंग की फेमिलियरिटी मिल जाती है। C2H5OH में थोड़ी सी H बॉन्डिंग हो रही है। वो H बॉन्डिंग किसके साथ और बेटर कर पाएगा? HOH के साथ में। देखो ये जो हाइड्रोजन है थोड़ा सा पॉजिटिव फील कर रहा है, ये इसके पास चला जाएगा, बॉन्डिंग हो गई, डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज करने के लिए भी कौन हेल्प कर सकता है? हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस कॉन्सेप्ट के बाद हम आ चुके हैं ऑन द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा जो भी हम लोगों ने पढ़ा है। आज के लेक्चर में हमने फाइंस रूल पढ़ा है और इतना डीप में इस टॉपिक को पढ़ा है क्योंकि बेसिकली NSGS में इतना डीप में आता नहीं है, बट फिर भी हमने ट्राई किया है कि हम थोड़ा सा और डीप में इसको पढ़ें। ट्राई कीजिए, जो भी मॉड्यूल में क्वेश्चन आपको दिए गए हैं आप उनको सोल्व करें। जो आपके जेन्युइन डाउट्स हैं आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक रहा है पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग का। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम स्टार्ट करेंगे गैसियस स्टेट और इक्विलिब्रियम भी स्टार्ट होगा बहुत जल्द, तो वहां पे भी आप लोगों से उम्मीद है कि आप ढंग से क्लासेस को अटेंड करेंगे। जब भी आप इन लेक्चर्स को देखें अपना सपोर्ट भी शो करें, जो भी आपको लगता है जेन्युइन फीडबैक वहां पे दें। साथ में आप लाइक करें वीडियो को और थोड़ा सा कमेंट करें, और जो भी लोग आपके साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ में भी आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, स्टे सेफ एंड लव यू ऑल।